हाँ जी। तो देखो आज अपन जो है एक नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, ब्लैक मनी एक्ट। बहुत आसान चैप्टर है, लॉजिक से समझना। देखो प्रीवियस ईयर चल रहा था, लेटर से सपोज आपका प्रीवियस ईयर चल रहा था 2021। प्रीवियस ईयर 2021 में एक पर्सन है आरजी, एक पर्सन है आरजी जो क्या है, इंडिया का रेसिडेंट है। इधर अपन लिख देते हैं कि भाई ये इंडिया का क्या है, रेसिडेंट है। मैंने आपको एनआर टैक्सेशन में ये समझाया था कि जो रेसिडेंट होता है उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करी जाती है। अच्छा 2021 में, अच्छा ये तो क्या है, इंडिया है। इधर अपन लिख भी देते हैं ये क्या है, इंडिया है। अच्छा ये दुबई एक कंट्री है, दुबई एक कंट्री है। 2021 में, 2021 में ये जो रोहन है, रोहन ने क्या करा था, दुबई में 1 करोड़ रुपीस की जो है इनकम कमाई थी। 1 करोड़ रुपीस की इनकम कमाई थी, लेकिन जो है क्या करा, रोहन ने सरकार से छुपा ली। रोहन ने सरकार से छुपाई मतलब रोहन ने इंडिया में उस पर टैक्स पे नहीं करा। रोहन ने इंडिया में उस पर टैक्स पे नहीं करा, मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली रोहन ने जो है उस इनकम को अनडिस्क्लोज करा, मतलब डिस्क्लोज नहीं करा। तो मोटा मोटा रोहन ने क्या करा, इनकम को छुपा के टैक्स पे नहीं करा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। प्रीवियस से बात कर रहा हूं मैं, करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 24-25। प्रीवियस ईयर 24-25 में जो असेसिंग ऑफिसर है, जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ये पता चला, उसको जो है ये पता चला कि जो रोहन है, रोहन ने क्या करा था 2021 में 1 करोड़ रुपीस दुबई में कमाए थे। 1 करोड़ रुपीस क्या करे थे, दुबई में कमाए थे, जिसपे रोहन ने जो है 2021 में टैक्स पे नहीं करा। ठीक है ना, जिसपे रोहन ने 2021 में टैक्स पे नहीं करा। लेटर से सपोज लेटर से सपोज ये जो रोहन है, ये जो रोहन है 24-25 में भी क्या है, इंडिया का रेसिडेंट है। लेटर से सपोज रोहन क्या है, 24-25 में भी क्या है, इंडिया का रेसिडेंट है। तो बेसिकली 2021 में भी इंडिया का रेसिडेंट था, 24-25 में भी इंडिया का रेसिडेंट है। 24-25 में एओ ने पकड़ा कि भाई ये जो रोहन है, इसने 2021 में दुबई में 1 करोड़ रुपीस कमाए थे, लेकिन जो है उस पर टैक्स पे नहीं करा था। तो अब एओ क्या करेगा, अब जो है एओ रोहन को ये बोलेगा कि रोहन मैंने जो है तेरी क्या करी है, मैंने जो है तेरी अनडिस्क्लोज इनकम को पकड़ लिया है। अब तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे जो है ब्लैक मनी एक्ट में क्या करना पड़ेगा, इस पे 24-25 में क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो ब्लैक मनी एक्ट किस पे लगता है, ब्लैक मनी एक्ट लगता है आपकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पे, आपकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पे। इसका मतलब क्या है कि भाई फॉरेन में आपने कोई इनकम कमाई, लेकिन जो है आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करा। तो रोहन ने क्या करा था, फॉरेन में कोई इनकम कमाई थी लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं करा। तो जो असेसिंग ऑफिसर है, जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो रोहन से जो है 30% टैक्स लेगा। पढ़ो एवरी एसएससी वुड बी लाइबल टू 30% टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अनडिस्क्लोज इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। तो जो भी उसकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, जो भी उसकी क्या है अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, इस पे क्या करना पड़ेगा, इस पे जो है इस पे जो है रोहन को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना, 30% इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा कब टैक्स पे करना पड़ेगा भाई, जिस साल एओ ने क्या करा है, पकड़ा है। इस साल जो है असेसिंग ऑफिसर ने रोहन को पकड़ लिया, उस साल जो है रोहन को क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज समझना, एक और चीज समझना। लेटर से सपोज रोहन ने क्या करा था 2021 में, दुबई में जो है एक घर खरीदा था। दुबई में क्या करा था, दुबई में जो है एक घर खरीदा, दुबई में जो है एक क्या करा, घर खरीदा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2 करोड़। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। 2021 में, 2021 में जो है रोहन ने बताया नहीं, रोहन ने इंडिया में बताया नहीं कि भाई रोहन ने क्या करा है, दुबई में 2 करोड़ रुपीज का घर खरीदा है। अच्छा 2024 में जो है रोहन क्या है, इंडिया का रेसिडेंट है। अच्छा एओ ने क्या करा, एओ ने जो है 24-25 में पकड़ा, एओ ने जो है 24-25 में क्या करा, रोहन को पकड़ा और ये कहा कि यार आपने जो है क्या करा था, आपने जो है दुबई में 2021 में, दुबई में प्रीवियस है 2021 में जो है 2 करोड़ रुपीज का घर खरीदा था। 2 करोड़ रुपीज का क्या करा था, घर खरीदा था। तो इस एओ ने रोहन से एक सवाल पूछा, इस एओ ने रोहन से एक सवाल पूछा कि भाई ये आपने 2 करोड़ का घर खरीदा था, अच्छी बात है, ये 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए आपके पास आए कहाँ से, 2 करोड़ रुपए आपके पास आए कहाँ से। अच्छा अब जो रोहन है, अब जो रोहन है उसकी क्या हुई, बोलती बंद हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई रोहन का कोई ऐसे एसेट था, रोहन का कोई ऐसा एसेट था जो एओ ने पकड़ लिया, जो एओ ने पकड़ लिया एंड जिसके रिस्पेक्ट में रोहन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, जिसके रिस्पेक्ट में रोहन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा कि भाई ये जो एसेट है, ये जो एसेट है इसने क्या करा था, 2 करोड़ का खरीदा था, तो ये 2 करोड़ रोहन के पास आए कहाँ से, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा। या फिर जो रोहन एक्सप्लेनेशन दे रहा है, या फिर जो रोहन एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो एओ को सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, एओ को जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता। तो उस केस में क्या माना जाएगा, उस केस में ये माना जाएगा कि ये जो घर है, ये जो आपका घर है क्या है, ये जो घर है आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है। मतलब फॉरेन में आपने कोई एसेट खरीदा था, फॉरेन में आपने कोई एसेट खरीदा था, ठीक है ना, उसको क्या माना है, उसको जो है हमने अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट माना है। एंड अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट क्यों मान रहे हैं भाई, सीधी सी बात ये है कि अगर आप 2 करोड़ का घर खरीदते हो तो 2 करोड़ आपने कमाए भी होंगे, आपने क्या करा होगा, 2 करोड़ दुबई में कमाए भी होंगे। भाई 2 करोड़ दुबई में कमाए होंगे जब तो घर खरीदा होगा ना, तभी तो घर खरीदा होगा। तो एओ ये पूछता है रोहन से कि भाई देखो आपने 2 करोड़ का घर खरीदा है, आपके पास 2 करोड़ आए कहाँ से। रोहन बता नहीं पा रहा, रोहन बता नहीं पा रहा। और रोहन क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि रोहन ने जो है क्या करा था, ब्लैक मनी से क्या करा था, 2 करोड़ का घर खरीदा था। अगर रोहन ने जो है व्हाइट मनी से खरीदा होता तो रोहन बता देता एओ को कि भाई देखो मैंने इस इनकम से खरीदा था, इस इनकम से जो है क्या करा था, दुबई में 2 करोड़ का क्या करा था, घर खरीदा था। तो मोटा मोटा
ये जो आपका क्या है, ये जो आपका अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है, ये जो आपका अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है, इस पे भी क्या करना पड़ेगा, इस पे भी जो है रोहन को इंडिया के अंदर 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब पढ़ो, एवरी एसएससी, ठीक है ना, वुड बी लाइबल टू 30% टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। अगर उसकी कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो उस पर उसको क्या करना है, 30% टैक्स पे करना है। एंड एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपका कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है या फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, उस पर जो है रोहन को जो है इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, मैंने जो है बेसिकली आपको ये बताया कि भाई रोहन को क्या करना है, रोहन को जो है इस अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट पे, इस अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट पे क्या करना है, इस अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट पे जो है इंडिया में टैक्स पे करना है, इंडिया के अंदर क्या करना है, टैक्स पे करना है, 30% पे टैक्स पे करना है। अब कितने अमाउंट पे टैक्स पे करा जाए, कितने अमाउंट पे टैक्स पे करा जाए वो अपन आगे देखेंगे, वो जो है अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट, कि भाई ये जो आपका अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है, ये जो आपका क्या है अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है, इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, इसकी जो है 30% टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू क्या ली जाएगी वो अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट एसेट की अपन जो है डिफरेंट एसेट की वैल्यू किस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक और पॉइंट समझना हाउएवर एन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, शैल बी चार्ज टू टैक्स ऑन इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट कम्स टू द नोटिस ऑफ असेसिंग ऑफिसर। ये क्या कहना चाह रहा है, ये पॉइंट मुझे ये कहना चाह रहा है कि जो आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है ना, ये जो आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है, ये जो आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है, इस पे आपको क्या करना है, इंडिया में टैक्स पे करना है। अच्छा कौन से ईयर की वैल्यू लेंगे, तो इन लोगों ने कहा कि जिस प्रीवियस ईयर में जो है एओ ने क्या करा, एओ ने जो है आपके एसेट को पकड़ लिया, जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने क्या करा, आपके अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट को पकड़ लिया, उस प्रीवियस ईयर की वैल्यू ली जाएगी, उस प्रीवियस ईयर की करी जाएगी, उस प्रीवियस ईयर की वैल्यू ली जाएगी। तो अपने केस में प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अपने केस में प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25 में क्या करा है, एओ ने आपके अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट को पकड़ा है। तो 24-25 की अपन को क्या करनी है, 24-25 की वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेंगे वो जो है अपन आगे जाके देखेंगे, मतलब ये जो अपन वैल्यू देखेंगे कौन से प्रीवियस ईयर की ली जाएगी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट के केस में जिस साल एओ ने क्या करा है, आपके एसेट को पकड़ा है। बात समझ में आ रही है आपको। तो मोटा मोटा हो क्या रहा है, मोटा मोटा ये हो रहा है कि भाई आपने फॉरेन में कोई इनकम कमाई थी, फॉरेन में आपने कोई इनकम कमाई थी, ठीक है ना, उस पर आपने जो है इंडिया में टैक्स पे नहीं करा, या फिर फॉरेन में आपने कोई एसेट खरीदा, फॉरेन में कोई आपने एसेट खरीदा, अच्छा उसका आप जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि भाई ये जो आपने एसेट खरीदा है इसको खरीदने के लिए आपके पास जो पैसा कहाँ से आया था, मतलब आप जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, या फिर जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इंडिया में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडिया में जो है 30% पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज समझना अब देखो आपने ये तो समझ लिया, अपन ने जो है ये तो समझ लिया कि भाई आपको जो है क्या करना है, 30% पे टैक्स पे करना है। आपका जो भी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है या फिर आपका जो भी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है उस पर आपको क्या करना है, इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना है। अच्छा किसको टैक्स पे करना है, तो एसएससी की डेफिनेशन क्या है, देखो क्या दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ एसएससी। ये मुझे क्या बताता है कि जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एओ ने क्या करा है, आपकी चोरी को पकड़ा है, अगर उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप क्या हो, रेसिडेंट हो, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप क्या हो, रेसिडेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है, a person who is a resident in the previous year in which the income or asset comes to the notice of AO, ठीक है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने आपकी चोरी को पकड़ा, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। किस पे 30% पे टैक्स पे करोगे, भाई जो भी आपकी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है, जो भी आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर देखो और क्या दे रखा है, और पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना, और हु इज नॉन रेसिडेंट या फिर आरबीएनआर इन द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम और एसेट कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने आपकी चोरी को पकड़ा, उस प्रीवियस ईयर में आप क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो या फिर आरबीएनआर हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपको जो है इंडिया के अंदर 30% टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अगर आप जो है रेसिडेंट थे इन द प्रीवियस ईयर, अगर आप जो है रेसिडेंट थे इन द प्रीवियस ईयर इन विच ही अर्न्स और एक्वायर्स द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट। क्या मतलब है समझना, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने आपकी चोरी को पकड़ा, अगर उस समय आप क्या थे, रेसिडेंट थे, उस प्रीवियस ईयर में अगर आप रेसिडेंट थे तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना ही है। या फिर जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने आपकी चोरी को पकड़ा, उस प्रीवियस ईयर में आप एनआर या फिर आरबीएनआर थे, लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में आपने क्या करा था, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम कमाई थी या फिर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट खरीदा था, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर आप क्या थे, रेसिडेंट थे, तो भी आपको जो है क्या करना है, इंडिया में टैक्स पे करना है। डन है, तो वापस पढ़ लो पूरा। A person who is a resident in the previous year in which the income or asset comes to the notice of AO or who is NR या RBNR, who is NR या RBNR in the previous year in which the income or asset comes to the notice of AO but was resident in the previous year in which he earns or acquires the income or asset। डन है। तो ब्लैक मनी एक्ट मुझे क्या बताता है, ब्लैक मनी एक्ट बोलता है कि भाई आपसे हम क्या करेंगे, आपसे हम जो है टैक्स लेंगे, किस पे, आपकी जो अनडिस्क्लोज इनकम है, आपकी जो अनडिस्क्लोज इनकम है इन रिलेशन टू फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। तो ब्लैक मनी एक्ट passed on 26th of May 2015 provides for,
प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन ऑफ एनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन रिलेशन टू फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। अच्छा, ये लॉ इफेक्टिव कब से है? देखो, दिस लॉ इज इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर, दिस लॉ इज इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर, ठीक है ना, 1617। दिस लॉ इज इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1617 एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि भाई आपका जो ये लॉ है, ये आपका जो लॉ है कौन से प्रीवियस ईयर से इफेक्टिव हुआ? प्रीवियस ईयर होगा मेरा 2015-16। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई असेसमेंट ईयर 16-17 है, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ? मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 15-16। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो ब्लैक मनी एक्ट है कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2015 बोले तो 15-16 का स्टार्टिंग, तो 1 अप्रैल 2015 से ब्लैक मनी एक्ट क्या है? एप्लीकेबल है। अच्छा, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और चीज समझना, ब्लैक मनी एक्ट अप्लाइज टू अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स एक्वायर्ड प्रायर टू 15-16। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर 1 अप्रैल 2015 के पहले अगर आपने कोई एसेट खरीदे थे, ठीक है ना, 1 अप्रैल 15 के पहले अगर आपने कोई एसेट्स खरीदे थे जो अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं, तो उस पर तो आपको 30% टैक्स पे करना है, लेकिन अनडिस्क्लोज इनकम पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट नॉट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम। इसका मतलब क्या है कि भाई 1 अप्रैल 2015 से पहले अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम थी, अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम थी, ठीक है ना, अगर 2015-16 के पहले अगर आपने क्या करा है, कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम कमाई है, तो उस पर जो है ब्लैक मनी एक्ट नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि भाई ब्लैक मनी एक्ट एप्लीकेबल कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2015 से एप्लीकेबल हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2015 के पहले अगर आपने कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट खरीदे थे, ठीक है ना, तो उस पर तो आपको इंडिया में 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने आपको पकड़ लिया। लेकिन 1 अप्रैल 2015 के पहले अगर आपने कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम कमाई थी, तो उस पर आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। डन है? अब अपन देखते हैं डेफिनेशन। अब जो है बेसिकली अपन डेफिनेशन देखते हैं कि भाई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम का क्या मतलब है। भाई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आपने जो है इनकम फॉरेन में कमाई है एंड विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज इन द रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब आपने जो है रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं करा, मतलब टैक्स पे नहीं करा। अब बात करते हैं अपन अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट की। देखो अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट का क्या मतलब है? एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो कोई एसेट है जो आपने क्या करा था, इंडिया के बाहर खरीदा था। अच्छा, हेल्ड बाय द एसएससी इन हिज नेम, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक एसेट है जो फॉरेन कंट्री में है, आपके नाम पे है। अच्छा, एंड ही हैज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा कि भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया, या फिर एक्सप्लेनेशन जो वो दे रहा है वो क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है एओ के ओपिनियन में। तो उस केस में उस एसेट को क्या मान लिया जाएगा? अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट मान लिया जाएगा। अच्छा एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बताया, एन एसेट में क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई लेटर से सपोज प्रीवियस ईयर 2021 में आपने क्या करा था, किसी फॉरेन कंपनी के जो है क्या खरीदे, 50% शेयर्स खरीदे थे, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आपने क्या करा, आपने जो है किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने क्या करा, 50% जो है किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे। अच्छा, एओ ने क्या करा, एओ ने 24-25 में जो है क्या करा, इस चीज को पकड़ा। एओ ने क्या करा, 24-25 में इस चीज को पकड़ा। अच्छा, 2021 में जो आपने क्या करे थे, 50% क्या करे थे, शेयर्स खरीदे थे फॉरेन कंपनी के, इसको जो है आपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं करा था, एओ ने क्या बोला, एओ ने जो है ये पकड़ा कि भाई आपने क्या करा है, आपने जो है 2021 में क्या करा है, 50% शेयर्स खरीदे फॉरेन कंपनी के। एओ ने आपसे पूछा कि भाई इस शेयर्स को खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, या फिर जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो उस केस में ये जो आपने 50% शेयर्स खरीदे हैं ये आपका अनडिस्क्लोज एसेट मान लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको इंडिया में क्या करना पड़ेगा, 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो, एन एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी, एन एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपने किसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, तो उसको भी जो है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे अपन। अब वापस पढ़ते हैं अपन कि भाई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट का क्या मतलब है, एन एसेट इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हेल्ड बाय द एसएससी इन हिज नेम, ठीक है ना, एंड ही हैज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और द एक्सप्लेनेशन गिवन इज अनसेटिस्फैक्टरी। अच्छा, एक पॉइंट देखो क्या दे रखा है, एसेट जो उसके नाम पे है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ बेनिफिशियल ओनर, क्या मतलब है समझना, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ बेनिफिशियल ओनर, क्या मतलब है समझना। देखो ये रहा बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है, समझते हैं अपन एग्जांपल से। ये इंडिया है, ये दुबई है, ठीक है ना, इधर आरजी है और ये क्या है, आरजी की वाइफ है, ये है आरजी की वाइफ। अच्छा, आरजी ने क्या करा, दुबई में एक घर खरीदा, आरजी ने जो है दुबई में क्या करा, एक घर खरीदा। अच्छा, लेकिन घर का ओनर किसको बना दिया गया, घर का ओनर बना दिया गया वाइफ को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि भाई आरजी ने दुबई में एक घर खरीदा, पैसा जो है आरजी ने दिया, लेकिन ये जो घर है किसके नाम पे है, ये जो घर है आरजी की वाइफ पे नाम पे है, ये जो घर है वो है आरजी की वाइफ के नाम पे। तो इधर मैं लिख लेता हूं कि भाई आरजी की वाइफ के नाम पे क्या है, घर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई पैसा जो है किसी दूसरे पर्सन ने दिया है, लेकिन ओनर कोई दूसरा है, मतलब बेनिफिशियल ओनर कौन है, बेनिफिशियल ओनर है आरजी की वाइफ। तो बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है कि भाई आपके नाम पे कोई एसेट है,
आपके नाम पे क्या है, कोई एसेट है, लेकिन पैसा किसी और ने दिया है, पैसा किसी और ने दिया है। तो मैंने आपको ये बताया, मैंने जो है आपको क्या करा, ये बताया कि भाई आरजी ने दुबई में घर खरीदा था। आरजी ने क्या करा था, दुबई में एक घर खरीदा था, किसके नाम पे, आरजी की वाइफ के नाम पे। मतलब पैसा दिया रोहन ने, लेकिन घर किसके नाम पे है, रोहन की वाइफ के नाम पे है। अच्छा, अब सीधी सी बात ये है, एओ एओ जो है क्या करेगा, एओ जो है रोहन की वाइफ के पास जाएगा, एओ जो है रोहन की वाइफ के पास जाएगा और ये बोलेगा रोहन को, ठीक है ना, एओ एओ जो है बेसिकली रोहन की वाइफ को ये कहेगा कि भाई देखो आपके नाम पे घर है, आपके नाम पे घर है, आपके पास पैसा कहां से आया, आपके पास पैसा कहां से आया था, मतलब आपके नाम पे जो है ये घर है, ठीक है ना, तो हम अज्यूम करेंगे आपने खरीदा होगा, आपने खरीदा होगा, राइट। अच्छा, रोहन की वाइफ क्या बोलेगी, रोहन की वाइफ बोलेगी कि भाई देखो मैंने नहीं खरीदा, मेरे मेरे हस्बैंड ने पैसा दिया था, मेरे हस्बैंड ने पैसा दिया था, घर मेरे नाम पे है। तो फिर एओ कहां पहुंच जाएगा, एओ जो है रोहन के पास पहुंच जाएगा, एओ जो है रोहन के पास पहुंच जाएगा और बोलेगा कि रोहन आपने जो है क्या करा था, दुबई में घर खरीदा था 2 करोड़ का, इस पे ये घर खरीदने के लिए आपके पास इनकम कहां से आई। मोटा मोटा समझ में आया। तो अगर कोई एसेट है जो आपके नाम पे है, अगर कोई एसेट है जो आपके नाम पे है डायरेक्टली, ठीक है ना, तो उसके में क्या होगा, उसको जो है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट मान लिया जाएगा, अगर आप जो है सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। या फिर अगर कोई एसेट है जिसके आप क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो, जिसके आप क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो, तो उसको भी जो है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट की कैटेगरी में मान लिया जाएगा। अगर 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 अगेन वही चीज कि आप जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि भाई ये जो घर खरीदने के लिए पैसा दिया गया है उसका सोर्स क्या था। डन है। तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, बेसिक डेफिनेशन आपको जो है समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है और कोई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है जिसपे आपने क्या करा है, ब्लैक मनी एक्ट पे 30% टैक्स पे कर दिया है, फिर इनकम टैक्स एक्ट में आपको जो है कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो लास्ट पॉइंट पढ़ना भाई, इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना, वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मोटा मोटा इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर कोई फॉरेन इनकम है जो आपकी क्या थी, अनडिस्क्लोज थी, या फिर आपका अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है, उस पर आपने क्या करा है, ब्लैक मनी एक्ट में 30% पे टैक्स पे कर दिया है, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट में आपको वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो बेसिकली अब अपन आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स। तो जो भी आपका अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है उस पर आपको क्या करना पड़ता है, जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने क्या करा है, उस एसेट को पकड़ा है, उस प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स पे करना है। अच्छा, उसी प्रीवियस ईयर की आपको वैल्यू पकड़नी है। तो ये जो अपन वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, कौन से प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, 24-25 की। 24-25 में जो इस अनडिस्क्लोज एसेट की वैल्यू होगी वो अपन क्या करेंगे, वो अपन कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई प्रीवियस ईयर 24-25 की मुझे वैल्यू लेनी है, प्रीवियस ईयर 24-25 की मुझे क्या करनी है, वैल्यू लेनी है। अब प्रीवियस ईयर 24-25 में तो 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो भाई किस पर्टिकुलर डेट की वैल्यू ली जाएगी। तो इन लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया, कि भाई आपकी वैल्यूएशन डेट क्या होगी, आपकी जो वैल्यूएशन डेट है वो क्या होगी, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने आपके एसेट को पकड़ा है, लेटर से सपोज कि अपना प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर है 24-25, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में एओ ने क्या करा है, आपके एसेट को पकड़ा है। तो बेसिकली फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2024। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मुझे जो अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट की वैल्यू निकालनी है वो अपन कौन से दिन की निकालेंगे, वो अपन निकालेंगे 1 अप्रैल 2024 की, ठीक है ना। तो मेरी वैल्यूएशन डेट क्या होगी, मेरी वैल्यूएशन डेट होगी 1 अप्रैल 2024। इधर तक पूरी कहानी लॉजिकली समझ में आ रही है। अब सुनो अगर आपका जो अनडिस्क्लोज एसेट है, ठीक है ना, अगर आपका जो अनडिस्क्लोज एसेट है, अगर आपका जो अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है वो क्या है, बुलियन है, ज्वेलरी है, या फिर प्रीशियस स्टोन है, तो बेसिकली उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी। इन लोगों ने कहा कि भाई उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, कि भाई एसएससी ने इसको जो है एक्चुअल में कितने पे खरीदा था, और ओपन मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर ओपन मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर। अच्छा, ओपन मार्केट वैल्यू कौन से दिन की ली जाएगी, सीधी सी बात है 1 अप्रैल 2024 बोले तो वैल्यूएशन डेट की ली जाएगी। तो देखो ओपन मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट, और वैल्यूएशन डेट का मैंने आपको क्या मतलब बताया, वैल्यूएशन डेट का मैंने आपको मतलब बताया कि भाई फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अगर एसएससी ने क्या करा है, अगर एसएससी ने लेटर से सपोज 2021 में बुलियन खरीदा था, वो जो क्या है अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है, तो उसकी वैल्यू अपन को 24-25 में निकालनी है, 24-25 में वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू पे अपन 30% टैक्स पे करेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं ये देखूंगा कि भाई एसएससी ने जो है ये खरीदा कितने पे था, और इसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है वैल्यूएशन डेट पे, विचएवर इज हायर क्या होगी, विचएवर इज हायर जो है मेरी वैल्यू होगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। डन है। तो हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ओपन मार्केट वैल्यू, मैंने आपको अगेन बता दिया कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है ओपन मार्केट वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का क्या मतलब है, मैंने अगेन बता दिया कि जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने क्या करा है, जिस प्रीवियस ईयर में एओ ने जो है आपके एसेट को पकड़ा है, उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे, तो देखो यार 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। डन। अच्छा, इसी तरह से अगर जो आपका अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, कल्चर्स है, या फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट है,
मतलब आर्टिस्टिक वर्क है, तो अगेन अगेन जो है बेसिकली वैल्यू क्या निकाली जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन एंड ओपन मार्केट वैल्यू विच इज हायर। तो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन एंड ओपन मार्केट वैल्यू विच इज हायर पे आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है, डन है। अच्छा, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं। तो अगर आपके जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट हैं वो क्या है, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, तो उसकी वैल्यू किस तरह से लेंगे। अच्छा, वैल्यू पर निकाल क्यों रहे, मैंने आपको बता दिया भाई इस वैल्यू पे अपने को क्या करना है, इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना है। अच्छा, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं। कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्वेशन एंड एवरेज विच इज हायर, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन एंड एवरेज विच इज हायर। अब एवरेज का क्या मतलब है, तो देखो इन लोगों ने क्या बोला, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द वैल्यूएशन डेट। बोले तो 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अपने एग्जाम्पल में क्या था, 1 अप्रैल 2024 में। अच्छा, ये क्या है, कोटेड है, कोटेड का मतलब है लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, इसका मतलब ट्रेडिंग हो रही होगी। तो हम ये देखेंगे कि भाई जो वैल्यूएशन डेट है उसमें हाईएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस क्या था, इसका अपन क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। इस एवरेज को कॉस्ट से कंपेयर करेंगे एंड विचएवर इज हायर क्या मानी जाएगी, विचएवर इज हायर जो है मेरी मानी जाएगी वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, डन है। तो क्या लेना है मुझे, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन एंड एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ऑन द वैल्यूएशन डेट विचएवर इज हायर क्या होगी, विचएवर इज हायर जो है बेसिकली मेरी वैल्यू होगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, डन है। अच्छा, एक और चीज समझो, अगर वैल्यूएशन डेट पे कोई ट्रेडिंग हुई नहीं थी, अगर 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर में कोई ट्रेडिंग हुई नहीं थी, तो उस केस में अपन एवरेज किस दिन का लेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि भाई वैल्यूएशन डेट के पहले ट्रेडिंग कब करी गई थी, उस दिन का अपन एवरेज उठा लेंगे। देखो क्या दे रखा है, वेयर नो ट्रेडिंग ऑन द वैल्यूएशन डेट। अगर वैल्यूएशन डेट पे कोई ट्रेडिंग हुई नहीं थी तो अपने को तो क्या करना है, अपने को तो वैल्यूएशन डेट का क्या करना है, एवरेज लेना है। वैल्यूएशन डेट पे तो ट्रेडिंग ही नहीं हुई, तो इन लोगों ने क्या कहा, एवरेज ऑफ डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द वैल्यूएशन डेट व्हेन सच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वर ट्रेडेड। तो वैल्यूएशन डेट के पहले आप ये देख लो कि भाई लास्ट बार कब ट्रेडिंग हुई थी, उस दिन का अपने को क्या करना है, एवरेज उठा लेना है, डन है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करो, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका जो क्या है, अगर आपका फॉरेन अनडिस्क्लोज एसेट क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या करूंगा, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्वेशन एंड ओपन मार्केट वैल्यू। एंड ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू एज ऑन द वैल्यूएशन डेट, डन है। तो अपने केस में यही था ना कि भाई अपने केस में आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी, अपने केस में आपने क्या करा था, दुबई में घर खरीदा था। तो बेसिकली 2024 में टैक्स पेमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन है 2 करोड़। मैं देखूंगा कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन डेट पे कितनी है, लेट अस से सपोज 3 करोड़ है, तो विच इज हायर क्या निकल का आएगा, 3 करोड़ आएगा। इस 3 करोड़ पे इंडिया में क्या करूंगा, 30% इस पे टैक्स पे करूंगा, डन है। फिर देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है अदर देन इक्विटी शेयर्स। मतलब इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका जो फॉरेन एसेट है, फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड एसेट है, वो क्या है, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, तो वैल्यू कैसे निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन और ओपन मार्केट वैल्यू विच इज हायर। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अनकोटेड इक्विटी शेयर को हटा दो, अनकोटेड इक्विटी शेयर इधर कवर नहीं होगा, क्योंकि अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए नीचे इन लोगों ने अलग से सेपरेट क्या दे रखा है, अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए सेपरेट इन लोगों ने क्या निकाल रखा है, वैल्यूएशन मेथड निकाल रखा है, डन है। आगे बढ़ते हैं, जो अपने ऊपर एसेट्स पड़े उनके अलावा कोई दूसरा एसेट है, तो अपन क्या करेंगे, अगेन वही बात कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या थी, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, विच इज हायर पे आपको क्या करना है, विच इज हायर पे इंडिया में आपको 30% पे टैक्स पे करना है। लेट अस से सपोज आपने फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट खुला रखा है, अच्छा उस बैंक अकाउंट में क्या करते जा रहे हो, पैसा क्रेडिट करते जा रहे हो, मतलब डिपॉजिट करते जा रहे हो। सरकार से आपने वो छुपा के रखा था, तो सरकार ये कहती है कि जिस दिन आपने बैंक अकाउंट खोला था उस दिन से लेके आज तक जितना पैसा आपने जमा करा दिया है, ठीक है ना, उस दिन से जितना पैसा आपने क्या कर दिया है, बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है, उतने पैसे पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट की वैल्यू कैसे लेंगे, सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स मेड इन द बैंक अकाउंट सिंस द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, वेरी इजी। तो आपने कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट खुला रखा था, अच्छा उस बैंक अकाउंट में क्या कर रहे थे, पैसा जो है क्रेडिट करते जा रहे थे, मतलब अपनी इनकम क्रेडिट करते जा रहे थे, सरकार से आपने छुपा रखा था बैंक अकाउंट, तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है, उस दिन से लेके ये देख लेंगे हम कि भाई आज तक आपने जो है कितना पैसा जमा कराया है, मतलब कितना पैसा डिपॉजिट कराया है, उन सबका टोटल करके आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज समझना, लेट अस सपोज आपके फॉरेन में 2 बैंक अकाउंट थे, एक था बैंक नंबर 1, एक था बैंक नंबर 2। अच्छा, आपने क्या करा था, बैंक नंबर 1 में 100 रुपीज जो है डिपॉजिट कराए, आपने बैंक नंबर 1 में क्या करा, 100 रुपीज डिपॉजिट कराए, ठीक है, डन है। अच्छा, बैंक नंबर 2 में अभी भी जो है कोई पैसा जमा करा हुआ नहीं है, आपने क्या करा, आपने जो है बैंक नंबर 1 से क्या करा, बैंक नंबर 1 से पैसा जो है बेसिकली 20 रुपीज विड्रॉ करके जो है बैंक नंबर 2 में जमा करा दिए, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि भाई बैंक नंबर 1 में आपने 100 रुपीज जमा कराए, ठीक है ना, फिर 20 रुपीज निकाल के विड्रॉ करके बैंक नंबर 2 में जमा करा दिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि भाई मेरे 2 बैंक अकाउंट है, बैंक नंबर 1 एंड बैंक नंबर 2, मुझे अगर क्या करना है, दोनों का वैल्यूएशन करना है, तो बैंक नंबर 1 का क्या वैल्यूएशन आएगा, बैंक नंबर 1 का वैल्यूएशन आएगा 100 रुपए। अपन को क्या पढ़ना, अपन ने क्या पढ़ा है, सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स, आज तक कितना पैसा आपने जमा कराया है,
तो बैंक नंबर 1 में आज तक कितना पैसा जमा कराया मैंने 100 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, बैंक 1 का वैल्यूशन तो कितना हो जाएगा, बैंक 1 का वैल्यूशन हो जाएगा 100 रुपीज। बैंक 1 का वैल्यूशन कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। अच्छा अब बात करेंगे अपन बैंक 2 की। अब बात करेंगे अपन किसकी, बैंक 2 की। अच्छा बैंक 2 में कितना पैसा जमा कराया आपने, बैंक 2 में आपने 20 रुपीज जमा कराया है। बैंक 2 में आपने क्या कराया, 20 रुपीज जमा कराया है। तो क्या 20 रुपीज पे वापस आपको टैक्स पे करना है? अरे भाई वापस टैक्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, देखो ये जो 20 रुपीज आपने क्या कराया है, बैंक 2 में जमा कराया है, वो बैंक 1 से ही तो विड्रॉ करके जमा कराया है ना, वो बैंक 1 से ही तो विड्रॉ करके जमा कराया है। तो आपने जब क्या करा, 100 रुपीज जो है बैंक 1 का वैल्यूशन लिया, तो इस 100 रुपीज में 20 रुपीज ऑलरेडी क्या है, 20 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो वापस आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है एक बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया है, अगर आपने जो है एक बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके दूसरे बैंक अकाउंट में क्या कराया है, पैसा जमा कराया है, तो जिस बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया गया है उसका वैल्यूशन अपन जो है निल लेंगे, उसका वैल्यूशन अपन क्या करेंगे, निल लेंगे। तो अपने एग्जांपल में यही हुआ ना कि 20 रुपए आपने इधर से क्या करा, 20 रुपए जो है बेसिकली आपने इधर से हटाया एंड क्या करा, 20 रुपए आपने जो है इधर जमा करा दिया। तो 20 रुपए आपने बैंक 1 से विड्रॉ करा और कहां करा, जमा करा दिया, आपने जो है बैंक 2 में जमा करा दिया। तो बैंक 1 की तो वैल्यूशन आ गई 100 रुपीज। अब सवाल आता है कि भाई बैंक 2 की वैल्यूशन क्या लें, तो बैंक 2 की वैल्यूशन 20 लेंगे क्या, नहीं लेंगे 20, क्योंकि ये जो 20 है, ये जो 20 है ऑलरेडी आपने क्या करा है, ऑलरेडी जो है बेसिकली 100 रुपीज में कंसिडर कर रखा है। तो इस 20 ये जो 100 है ना, इसके अंदर 20 भी है, इसमें जो है 20 भी इंक्लूडेड है। तो सरकार ने कहा कि भाई बैंक 2 का वैल्यूशन अपन जो है फिर निल लेंगे। देखो क्या दे रखा है, वेर एनी डिपॉजिट इज मेड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ एनी विड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट। तो अगर आपने एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया है दूसरे बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके, सच डिपॉजिट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द अकाउंट। तो इन लोगों ने कहा कि जब आप क्या कर रहे हो, बैंक नंबर 2 की वैल्यूशन निकाल रहे हो, तो उस डिपॉजिट को कंसिडर मत करना। तो अपने एग्जांपल में क्या हो जाएगा, अपने एग्जांपल में जो है बेसिकली वैल्यूशन कितना आएगा, नील आएगा। अच्छा लेटर से सपोज कि भाई आपने क्या करा था, आपने बैंक 1 में जमा कराया कितना, आपने जो है बैंक 1 में जमा कराया 100, बैंक 2 में जमा कराया था 30, बैंक 1 से आपने क्या करा 10 विड्रॉ करके बैंक 2 में जमा करा दिया। अब मुझे बताओ वैल्यूशन क्या होगा। तो देखो बैंक 1 का तो वैल्यूशन होगा 100, बैंक 1 का तो क्या हो गया, वैल्यूशन हो गया 100। बैंक 2 की बात करते हैं, बैंक जो है 2 की बात करते हैं, तो बैंक 2 का वैल्यूशन कितना होगा भाई, 30 रुपीज तो आपने जमा कराया है, 30 रुपीज तो आपने जमा कराया है, ये तो इंक्लूड करा जाएगा। ये जो 10 रुपीज है, ये जो 10 रुपीज है, ये बैंक 2 में जमा कराया गया है, क्या इसको भी ले लेंगे, इसको अपन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो 10 रुपीज है अपन ने बैंक 1 से क्या करें, बैंक 1 से विड्रॉ करके बैंक 2 में जमा कराया है। तो जब मैंने क्या करा, बैंक 1 की 100 वैल्यूशन ली, तो उसमें ये 10 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बेसिकली आपको जब वापस लेने की जरूरत नहीं है। तो बैंक 2 का वैल्यूशन निकालते समय जितना पैसा आपने क्या करा है दूसरे बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके जमा कराया है, उसको जो है अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो बैंक 2 का वैल्यूशन कितना आएगा, बैंक 2 का वैल्यूशन आएगा 30 रुपीज। तो मैंने आपको जो है दोनों एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है ना। तो इन लोगों ने वही कहा है कि भाई अगर किसी बैंक में आपने जो है क्या करा है, डिपॉजिट कराया है पैसा दूसरे बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके, तो जितना पैसा आपने क्या करा है, डिपॉजिट कराया है विड्रॉ करके, उसको जो है कंसिडर नहीं करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बैंक अकाउंट। डन है, आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अच्छा इधर अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, लिख लो। इधर अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का मतलब है अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको क्या कराया था, ऊपर मैंने आपको कराया था कि भाई अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का वैल्यूशन अपन कैसे करते हैं, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओपन मार्केट वैल्यू। लेकिन मैं इधर को बताया था आपको कि भाई इधर अनकोटेड इक्विटी शेयर नहीं आते, क्योंकि अनकोटेड इक्विटी शेयर का इन लोगों ने मेथड अलग से दे रखा है। तो इधर क्लैरिफिकेशन के लिए आप लिख लो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज काट के कि अनकोटेड ये इक्विटी शेयर्स हैं। आईसीएमएट में क्या कर रखा है, आईसीएमएट में जो है इसको अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिख रखा है, तो इसको जो है अनकोटेड इक्विटी शेयर्स कर दो। ठीक है, इसको क्या करना है अपने को, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स करना है, तो इसको काट के करना है आपको अनकोटेड इक्विटी शेयर। अब देखते हैं अपन इसका वैल्यूशन। एग्जाम्पल समझना कि भाई रोहन ने 2021 में क्या करा था, रोहन ने 2021 में किसी फॉरेन कंपनी के 40% शेयर्स ले रखे थे। ये जो फॉरेन कंपनी है क्या है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये जो फॉरेन कंपनी है लिस्टेड कंपनी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जो रोहन ने क्या कर रखा है, इस कंपनी में 40% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्रोविजन क्या बताता है, प्रोविजन ये बताता है कि भाई आप ये देखो कि भाई आपने खरीदा कितने पे था, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, एंड अगेन फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब सवाल ये आता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मुझे पता होगी, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो जो मैंने 40% इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो इन लोगों ने मेथड बता रखा है, इन लोगों ने मेथड बता रखा है। तो देखो मेथड देखते हैं अपन कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अनकोटेड इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो फॉरेन कंपनी है उसका क्या करूंगा मैं, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करूंगा। तो फॉरेन कंपनी की टोटल एसेट्स में मुझे क्या करना है, टोटल एसेट्स में से मुझे लायबिलिटीज को लेस करना है। तो बेसिकली मुझे फॉरेन कंपनी के टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करना है। तो टोटल एसेट्स क्या दे रखे हैं, ए प्लस बी क्या है, एसेट्स हैं, ए प्लस बी मेरे क्या है, एसेट्स हैं, और एल क्या है, लायबिलिटीज है। तो ए प्लस बी बोले तो एसेट्स, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को लेस करूंगा, तो मुझे मिल जाएगी कि भाई इस फॉरेन कंपनी की नेट एसेट कितनी है, नेटवर्थ कितनी है। अच्छा ए का मतलब देखो क्या रखा है, बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ले लो, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी है अपने को, अदर देन बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी।
क्योंकि इन एसेट्स के अपन क्या करेंगे, इन एसेट्स के अपन फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे बी में। तो अपन ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि सारे एसेट्स के अपन को बुक वैल्यू उठानी है एक्सेप्ट दीज एसेट्स, एक्सेप्ट दीज एसेट्स, क्योंकि इन एसेट्स के अपन क्या करेंगे, इन एसेट्स के अपन फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, बात समझ में आ गई। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है सारे के सारे एसेट्स, मतलब जो फॉरेन कंपनी के एसेट्स हैं उसकी बुक वैल्यू उठा लेना। अच्छा, इसमें से क्या लेस करना है आपको, इसमें से लेस करना है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डज नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता, एसेट में जो है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी तरह से आपका जो एडवांस टैक्स है, जो अपने एडवांस टैक्स पे कर रखा है, वो जो है आपका एसेट नहीं माना जाएगा। डन है। तो ये वाली चीज मैंने एग्जांपल के साथ, जब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करा था, बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझाई थी मैंने। तो मोटा मोटा अपने को क्या करना है, फॉरेन कंपनी के टोटल एसेट्स उठाने हैं। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपको जो है सारे एसेट्स की बुक वैल्यू उठानी है एक्सेप्ट दीज एसेट्स। इनकी क्या करूंगा मैं, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू उठाऊंगा। अब सवाल ये आता है कि भाई बुलियन हो गया, ज्वेलरी हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि जिस तरह से अपन ने ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू निकाली थी ना, जिस तरह से अपन ने ऊपर क्या करा था, ऊपर जो है अपन ने वैल्यू निकाली थी, वही आपको क्या करनी है, वही आपको जो है फेयर मार्केट वैल्यू माननी है। लॉजिक की बात समझ में आ रही है। तो फॉरेन कंपनी ने क्या कर रखा होगा, बहुत सारे एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। आप सारे एसेट्स की बुक वैल्यू लोगे एक्सेप्ट दीज एसेट्स, इन एसेट्स की आपको क्या करनी है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, एज प्रोवाइडेड इन द रूल जो आपने ऊपर पढ़ा है। तो लेटर से सपोज फॉरेन कंपनी ने कोई बुलियन में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो बुलियन की जो है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि भाई उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी एंड ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, विचर इज हायर, उसकी क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी। डन है। तो मैंने क्या करा, टोटल को एसेट्स को ऐड करा, लायबिलिटीज को लेस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लायबिलिटीज को लेस करूंगा। अदर देन मतलब बेसिकली ये वाली जो चीजें दे रखी है ना मुझे, ये वाली चीजें लायबिलिटीज नहीं है, तो बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज को मुझे लेस करना है। अदर देन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपका लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, अमाउंट सेट अपार्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, तो जो अमाउंट आपने क्या कर रखा है, डिविडेंड को पे करने के लिए सेट असाइड कर रखा है, वो आपका लायबिलिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका लायबिलिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटीज आपका लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस आपका लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको जो डेप्रिसिएशन रिजर्व है वो आपको लायबिलिटी माना जाएगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व जो है वो लायबिलिटी माना जाएगा। इसी तरह से कंटिंजेंट लायबिलिटीज लायबिलिटी नहीं है, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड अक्यूमुलेट हो रखा है वो आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो अदर देन अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सीपीएस का मतलब है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपने क्या करा, ए प्लस बी माइनस एल करा, क्या निकल के आया, आपको मिली कि भाई ये फॉरेन कंपनी, ये पूरी की पूरी फॉरेन कंपनी की नेट एसेट कितनी है, पूरी की पूरी फॉरेन कंपनी की जो है नेटवर्थ कितनी है, नेट एसेट कितनी है। इसमें से मेरा हिस्सा कितना है, मेरा हिस्सा है 40%। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 40 डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी कि जो मैंने 40% इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखो क्या कर रखा है इन लोगों ने, ए प्लस बी माइनस एल करा, मुझे क्या मिला, ए प्लस बी माइनस एल करा, मुझे मिला बेसिकली नेटवर्थ, ठीक है ना। अच्छा, इनटू देखो क्या रखा है, इनटू पीवी डिवाइड बाय पीई। देखो पीवी क्या है, पीवी का मतलब क्या है कि भाई पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर्स। भाई मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स थे, तो मेरे पास 40% इक्विटी शेयर्स थे। टोटल कितने थे, टोटल इक्विटी शेयर्स कितने, 100% थे। तो कंपनी में जो 100% इक्विटी शेयर्स थे उसमें से मेरे पास कितने थे, 40% थे। तो मैंने क्या करा, नेटवर्थ को मल्टीप्लाई करा किससे, पीवी का मतलब क्या है कि मेरे पास कितने शेयर्स थे, मतलब 40% शेयर्स थे, डिवाइड बाय पी मतलब क्या है, टोटल कंपनी में कितने शेयर्स थे, टोटल कंपनी में 100% शेयर्स थे। तो मुझे क्या मिल जाएगा कि जो आपने अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी वैल्यू, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के अंदर आपने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी वैल्यू क्या है, एंड उस वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लॉजिक की पूरी बात समझ आ गई। मैंने आपको एक और क्लैरिफिकेशन बता दिया कि भाई इधर से काट के क्या लिख लेना, इसको अनकोटेड इक्विटी शेयर लिख लेना, क्योंकि आईसीएमएट में क्या हो रखा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। ओके डन। तो हमने ये देख लिया कि भाई जो अनकोटेड इक्विटी शेयर होते हैं उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। अब देखो क्या रखा है कि भाई अगर किसी पर्सन ने क्या कर रखा है, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यूपी और एलएलपी में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो अपन एग्जांपल लेते हैं कि रोहन ने क्या कर रखा है, रोहन ने जो किसी फॉरेन कंट्री में किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, इंडिया में रोहन की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा प्रोविजन वही कहता है कि भाई आप क्या करो, पार्टनरशिप फर्म की क्या करो, नेट एसेट निकालो। पार्टनरशिप फर्म की नेट एसेट कैसे निकालोगे, जिस तरह से अपन ने कंपनी की नेट एसेट निकाली थी, जिस तरह से अपन ने क्या करा था, कंपनी की नेट एसेट निकाली थी, उसी तरह से मैं क्या करूंगा, पार्टनरशिप फर्म की जो नेट एसेट निकालूंगा। अच्छा, एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें 3 पार्टनर थे, ए बी सी। ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कराया 1 लाख का, बी ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कराया 2 लाख का, एंड सी ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कराया कितने का, 3 लाख का। तो टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया 6 लाख का, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप थी जिसमें 3 पार्टनर थे, एबीसी, तीनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है 1 2 3 लाख का। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे जो है इंडिया में ए की वैल्यू निकालनी है कि भाई जो ए ने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू इंडिया में कितनी है। तो मेरा प्रोविजन क्या कहता है, मेरा प्रोविजन ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, नेट एसेट निकालो। अच्छा, इस एग्जांपल में एक और चीज अज्यूम करते हैं कि भाई एबीसी का पीएसआर कितना है, एबीसी का पीएसआर है 1:1:2, एबीसी का पीएसआर कितना है 1:1:2। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपन जो है पार्टनरशिप की नेट एसेट निकालेंगे। फिर आपको क्या करना है, लेट अस सपोज कि आपकी नेट एसेट कितनी निकल गई, आपकी नेट एसेट निकल गई 10 लाख की। सबसे पहला स्टेप मुझे ये बताता है कि भाई जितना पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा था उतना पैसा उनको डायरेक्टली दे दो। तो लेट अस सपोज अपने एग्जांपल में क्या था, अपने एग्जांपल में ए ने जो है 1 लाख का क्या करा था, ए ने जो है 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा था। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख जो है उसको बांट देंगे, 1 लाख बांट देंगे, ए को 2 लाख बांट देंगे, बी को 3 लाख बांट देंगे, किसको सी को। तो 10 लाख में से हमने क्या करा, 10 लाख में से जो हमने 6 लाख है, 10 लाख में से जो हमने क्या करा है, जो 6 लाख है वो क्या करा, वो जो है कैपिटल प्रोपोर्शन बांट दिया।
तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या बोलता है, सबसे पहला स्टेप मुझे ये बताता है कि भाई जो भी नेट एसेट है ना, जो भी आपने नेट एसेट निकाली है उसमें से क्या करना, जितना पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है उतना पैसा उनको पहले लौटा देना। तो मैंने ए को जो है 1 लाख दिया, बी को 2 लाख दिया, एंड सी को क्या करा, सी को 3 लाख दिया, ठीक है, सी को मैंने 3 लाख दिया। अच्छा फिर मुझे ये सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि जो बैलेंस बच गया, जो बैलेंस आपका नेट एसेट बच गया, जो बैलेंस आपका नेट एसेट बच गया, इसको क्या करना है, इसको जो है आपको पीएसआर में बांटना है। तो 4 लाख को क्या करूंगा, 4 लाख को जो है 1:1:2 में बांटूंगा, 4 लाख को क्या करूंगा 1:1:2 में बांटूंगा। तो बेसिकली ए को क्या मिलेगा 1 लाख मिलेगा, बी को क्या मिलेगा 1 लाख मिलेगा, एंड सी को क्या मिलेगा 2 लाख मिलेगा। तो जो टोटल 10 लाख है, जो टोटल 10 लाख है वो ए का कितना हुआ, 10 लाख में से ए का शेयर कितना हुआ 2 लाख, बी का शेयर कितना हुआ 3 लाख, एंड सी का कितना हुआ 5 लाख हुआ। तो ए की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी निकल गई, ए की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल गई 2 लाख की। बात समझ आ गई। तो सबसे पहले मैंने नेट एसेट निकाली, सबसे पहले मैंने क्या करा, नेट एसेट निकाला। अच्छा फिर उस नेट एसेट से मैंने क्या करा, जितना पैसा पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखा था उतना उनको लौटा दिया। मैंने 1 2 3 लाख क्या करा, पार्टनर को लौटा दिया। बाकी जो 4 लाख बच गया, बाकी जो 4 लाख बच गया उसको मैंने क्या करा, पीएसआर में बांट दिया, उसको जो मैंने क्या करा पीएसआर में बांट दिया। पढ़ो, नेट एसेट शैल बी एलोकेटेड अमंग इट्स पार्टनर्स और मेंबर्स इन प्रोपोर्शन इन व्हिच द कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय देम। तो जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा था पहला उतना पैसा उनको लौटा दो, उतना पैसा उनको लौटा दो। अच्छा बाकी का जो बच गया, बाकी का जो बच गया अपन क्या करेंगे, पीएसआर में बांट देंगे। बाकी का जो बच गया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अच्छा इन लोगों ने कहा एक्सेप्ट, अगर जो है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, अगर पार्टनरशिप का क्या हो जाता है डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उस केस में ये जो रेसिडुअल पोर्शन है, उस केस में ये जो रेसिडुअल नेट एसेट है वो जो है पीएसआर में नहीं बटेगी, किस रेशियो में बटेगी, शैल बी एज पर द एग्रीमेंट, शैल बी एज पर द एग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन देम। तो लोगों ने कहा कि जो रेसिडुअल नेट एसेट है वो अपन क्या करेंगे पीएसआर में बांटेंगे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होगा एज पर द एग्रीमेंट होगा। तो डिसोल्यूशन एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या होगा, डिसोल्यूशन एग्रीमेंट के बेसिस पे ये जो रेसिडुअल नेट एसेट है ये बांटी जाएगी। मैंने पूरी बात समझ आ गई आपको, वापस समझना। सबसे पहले नेट एसेट निकालोगे, दूसरा क्या करोगे, जितना पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है पहले उनको उतना लौटा दो, और तीसरा तीसरा अपने को तीसरा स्टेप क्या करना है, जो रेसिडुअल बच गया उसको पीएसआर में बांट देना, जो रेसिडुअल बच गया उसको क्या करेंगे अपन पीएसआर में बांट देंगे। अब एक और चीज समझना, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले छोटा सा। तो पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना कर रखा था, पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा था 1 लाख का 2 लाख का एंड 3 लाख का। अच्छा मेरी नेट एसेट कितनी निकल गई, मेरी नेट एसेट 4 लाख की निकल गई, मेरी जो नेट एसेट है वो 4 लाख निकल गई। अच्छा अब मैं 4 लाख को 4 लाख क्या है मेरी 4 लाख की नेट एसेट। अच्छा और मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है 6 लाख है। ओके जस्ट गिव मी सेकंड। तो मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन में से 6 लाख, तो टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 6 लाख, बांटने के लिए मेरे पास पैसा कितना है 4 लाख है, बांटने के लिए पैसा कितना है 4 लाख है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ये 4 लाख है ये क्या होगा 1:2:3 के रेशियो में बटेगा, 1:2:3 के रेशियो में बटेगा। तो 4 लाख डिवाइड बाय 6 into 1, 4 लाख डिवाइड बाय 6 into 1 करके पैसा मिलेगा ए को, इस तरह से बी को, इस तरह से सी को। तो अगर 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 मेरी नेट एसेट 10 लाख थी, मेरी नेट एसेट 10 लाख थी, ठीक है ना, और मेरा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो 6 लाख था, तो मैंने क्या करा, मैंने जो बेसिकली 1 लाख इसको दे दिया, 2 लाख इसको दे दिया, 3 लाख इसको दे दिया, मतलब जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लोगों ने क्या करा था पार्टनरशिप में करा था उतना पैसा हमने इनको लौटा दिया। लेकिन 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 लौटाने के लिए पैसा ही अपने पास सिर्फ 4 लाख है, लौटाने के लिए पैसा ही अपने पास क्या है सिर्फ 4 लाख है। और मेरा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो कितना आ रहा था 6 लाख आ रहा था, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 4 लाख है, ये जो 4 लाख है क्या होगा इस प्रोपोर्शन में बटेगा, मतलब 1:2:3 के प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। ठीक है डन है। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अपने देख लिया। आगे बढ़ो। मैं आपको क्या बताया था कि सीओए का क्या मतलब होता है कि भाई आपने खरीदा कितने पे था। ओपन मार्केट वैल्यू का मैंने आपको बता दिया था कि भाई ओएमवी का मतलब क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू एज ऑन द वैल्यूएशन डेट। अच्छा ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब ये कि वैल्यूएशन डेट पे इसकी जो है मार्केट वैल्यू क्या है। तो देखो एक और चीज क्या दे रखा है कि एसएससी में ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम द वैल्यूअर recognized by the government of country or specified territory, recognized by the government of country or specified territory outside India or any of its agency for the purpose of valuation। क्या मतलब है, मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर आपका एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना है कि भाई उसकी देखने के लिए कॉस्ट एलोकेशन कितनी थी और ओपन मार्केट वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट एलोकेशन कितनी थी, ओपन मार्केट वैल्यू कितनी थी। अपने एग्जांपल याद करो, दुबई का मैंने घर 2 करोड़ में खरीदा था, तो मेरी कॉस्ट एलोकेशन कितनी हो गई 2 करोड़ हो गई, मेरी कॉस्ट एलोकेशन कितनी हो गई 2 करोड़ हो गई। अच्छा ओपन मार्केट वैल्यू मैंने आपको बताया कौन से दिन के लिए नहीं है, फर्स्ट अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है, फर्स्ट अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है। तो ये वाला पॉइंट मुझे क्या कहता है, ये वाला पॉइंट मुझे ये बताता है कि जिस कंट्री में आपको क्या है, जिस कंट्री में आपका एसेट है, जिस कंट्री में आपका एसेट है उधर की कोई एजेंसी हो गई या फिर उधर की गवर्नमेंट से आप क्या कर सकते हो, ओपन मार्केट वैल्यू निकलवा सकते हो। अपन क्या करेंगे, इस कॉस्ट एलोकेशन को ओपन मार्केट वैल्यू से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, एंड व्हिचएवर इज हायर जो मेरी वैल्यू पिक होगी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया। ठीक है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई एसएससी क्या कर सकता है, एसएससी जो है रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकता है फ्रॉम द वैल्यूअर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वो क्या कर सकता है, ओपन मार्केट वैल्यू निकलवा सकता है। अच्छा जो वैल्यूअर है किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है ना। अच्छा या फिर किसी भी एजेंसी से, फॉरेन कंट्री में किसी भी एजेंसी से वो क्या करा सकता है, ओपन मार्केट वैल्यू निकलवा सकता है। अब एक और चीज समझना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर बिफोर द वैल्यूएशन डेट। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने करा, इसी एग्जांपल में आपको बताता हूं, इसी एग्जांपल में अपना क्या हुआ था, इसी एग्जांपल में अपने जो है दुबई में एक 2 करोड़ का क्या करा था, दुबई में मैंने 2 करोड़ का क्या लिया था, 2 करोड़ का जब स्क्रीन में घर लिया था। ये कब की बात है, 2021 की बात है। अच्छा मेरा एओ ने पकड़ा कब, एओ ने जो है बेसिकली 24-25 में पकड़ा मुझे, एओ ने जो है 24-25 में पकड़ा और एओ को जो है 24-25 में पता चला कि भाई आपने 2021 में दुबई में क्या कर रखा था, 2 करोड़ का घर ले रखा था। अच्छा आपने बेसिकली क्या करा था 22-23 मैं लिख देता हूं 22-23, ठीक है ना। 22-23 में इस घर को बेच दिया, इस घर को सेल कर दिया, इस घर को सेल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जिस साल एओ ने पकड़ा उससे पहले ही आपका एसेट क्या हो चुका है, बिक चुका है। तो 2021 में आपने करा था दुबई में 2 करोड़ का घर खरीदा था, 2023 में आपने कहा इस घर को बेच दिया। अच्छा 2024 में जो है एसएससी ऑफिसर को ये पता चलता है कि 2021 में आपने जो है दुबई में 2 करोड़ का घर खरीदा था। मतलब एसएससी को जो है, एसएससी की जो चोरी है वो कब पकड़ी गई, एसएससी की जो चोरी है 24-25 में पकड़ी गई, लेकिन उससे पहले ही एसेट क्या हो चुका है, बिक चुका है, उससे पहले ही एसेट बिक चुका है। तो उस केस में 24-25 में टैक्स तो पे करना है आपको, 24-25 में आपको टैक्स तो पे करना है। कब पे करना है, जब बेसिकली एसएससी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा अबाउट द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको करना पड़ेगा, इस एसेट पे इंडिया में टैक्स तो पे करना पड़ेगा, इस एसेट पे इंडिया में टैक्स तो पे करना पड़ेगा। लेकिन ये एसेट तो आपने क्या करा है, वैल्यूएशन डेट के पहले ही बेच दिया है। वैल्यूएशन डेट कब होती है, जिस साल ये आपको पकड़ा है उस ईयर का फर्स्ट अप्रैल आपका वैल्यूएशन डेट होता है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करा, बेच दिया है। तो उसकी वैल्यू कैसे लेंगे, तो क्या बोल रही है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट जो आपने ट्रांसफर कर दिया बिफोर द वैल्यूएशन डेट। सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो अदर देन बैंक अकाउंट सेल थोड़ी होता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर बिफोर द वैल्यूएशन डेट। इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई हायर ऑफ कॉस्ट एलोकेशन एंड सेल कंसेशन। तो हम ये देखेंगे कि आपने खरीदा कितने पे था और आपने बेचा कितने पे, विच इज हायर जो आपकी वैल्यू मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। अच्छा अगर आपने फ्री में बेच दिया था, अगर आपने क्या करा था, फ्री में बेच दिया था, देखो क्या रखा है, फेयर सच एसेट वाज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसीडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा कि भाई आपने वैल्यूएशन डेट के पहले या उसको फ्री में बेच दिया या फिर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन बेचा, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू क्या ली जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, उस केस में कितने अमाउंट पे इंडिया में टैक्स पे करा जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो जिस दिन आपने ट्रांसफर करा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी,
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जिसने आपने ट्रांसफर करा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, विच इज हायर, विच इज हायर क्या मानी जाएगी, विच इज हायर जो बेसिकली आपकी वैल्यू मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। डन है। तो ये तो पूरा लॉजिकली फंडा समझ में आया, ये तो जो आपको पूरा लॉजिकली फंडा समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज समझना, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी यूज्ड टू डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। मैंने भी आपको एग्जांपल में क्या बताया था कि भाई अपन को ये देखना है कि भाई वैल्यूएशन डेट पे जो आपका दुबई में घर था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो अपन अज्यूम करते हैं भाई फेयर मार्केट वैल्यू निकल गई $1 मिलियन, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी निकल गई, $1 मिलियन निकल गई, ठीक है ना। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या निकल गई, $1 मिलियन निकल गई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मेरी रुपीस में है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी रुपीस में है, ये ओपन मार्केट वैल्यू मेरी डॉलर में है, ये ओपन मार्केट वैल्यू क्या है मेरी डॉलर में है। तो मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था ना कि वैल्यूएशन डेट पे आप क्या करोगे, वैल्यूएशन डेट पे जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे। मैंने वैल्यूएशन डेट पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली, दुबई में मेरा घर है तो मैंने देखा कि दुबई में जो मेरा घर है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, वैल्यूएशन डेट पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। मैंने ये देखा कि वैल्यूएशन डेट पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, $1 मिलियन है, $1 मिलियन है। अब इसको मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो क्या रखा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमाइंड इन अ करेंसी व्हिच इज वन ऑफ द परमिटेड करेंसीज डेजिग्नेटेड बाय द आरबीआई हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी एज पर द रेफरेंस रेट ऑफ आरबीआई ऑन द वैल्यूएशन डेट। आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि भाई आरबीआई ने जो है कौन सी रेट क्या कर रखी है, स्पेसिफाई कर रखी है फॉर कन्वर्जन। तो आपको क्या लिखना है, वैल्यूएशन डेट पे ये देखना है कि भाई आरबीआई ने जो है कौन सी रेट स्पेसिफाई कर रखी है, तो रेफरेंस रेट ऑफ आरबीआई ऑन द वैल्यूएशन डेट। तो लेट अस से सपोज ये जो 1 अप्रैल 2024 था उसमें आरबीआई ने क्या कर रखा था, $1 की जो $1 की रेट है वो कितनी रुपीस रख रखी थी, 100 रुपीस रख रखी थी। तो अपन क्या करेंगे, इस $1 मिलियन को जो है इस रेट से क्या करेंगे, इस रेट से कन्वर्ट करके रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। डन है। तो क्या रखा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमाइंड इन अ करेंसी व्हिच इज वन ऑफ द परमिटेड करेंसीज डेजिग्नेटेड बाय द आरबीआई हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी एज पर द रेफरेंस रेट ऑफ आरबीआई ऑन द वैल्यूएशन डेट, एज पर द रेफरेंस रेट ऑफ आरबीआई ऑन द वैल्यूएशन डेट। हम ये देखेंगे कि भाई वैल्यूएशन डेट पे आरबीआई ने कन्वर्जन की क्या रेट स्पेसिफाई कर रखी है, कन्वर्जन की क्या रेट स्पेसिफाई कर रखी है, उस रेट से अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब लेट अस से सपोज दुबई में जो करेंसी चलती है, लेट अस से सपोज दुबई में जो करेंसी चलती है, तो ये रहा दुबई में जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है, मैं लिख देता हूं डीसी, ठीक है, दुबई की करेंसी चलती है। अच्छा, दुबई की करेंसी में आपकी वैल्यू कितनी निकल गई, आपकी वैल्यू निकल गई $1 मिलियन दुबई करेंसी, $1 मिलियन दुबई करेंसी। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर फॉरेन करेंसी में क्या है, फॉरेन करेंसी में जो है बेसिकली आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, भाई वैल्यूएशन डेट पे ये देखोगे कि भाई आरबीआई ने कौन सी रेट स्पेसिफाई कर रखी है। अब मुझे ये पता चला, मुझे जो है ये पता चला कि भाई आरबीआई ने जो है दुबई की करेंसी से रिलेटेड कोई भी जो है एक्सचेंज दे नहीं रखी, दुबई की करेंसी जो दे रखी है, दुबई की जो करेंसी दे रखी है उससे रिलेटेड आरबीआई ने कोई भी एक्सचेंज दे नहीं रखी। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इस दुबई की करेंसी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, इस दुबई की करेंसी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में और फिर डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। पढ़ो भाई, where the fair market value of the asset is determined in a currency other than the permitted currencies designated by the RBI। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि दुबई करेंसी में आपकी फेयर मार्केट वैल्यू निकल गई, लेकिन आरबीआई ने जो है दुबई करेंसी के रिस्पेक्ट में कोई एक्सचेंज रेट स्पेसिफाई कर ही नहीं रखी। तो दुबई की करेंसी को सबसे पहले अपन कन्वर्ट करेंगे डॉलर, यूएस डॉलर की रेट से, ठीक है ना। सो देन सच वैल्यू शैल बी कन्वर्टेड इनटू द यूएस डॉलर ऑन द रेट ऑफ वैल्यूएशन एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ऑफ जुरिसडिक्शन इन व्हिच द एसेट इज लोकेटेड। तो इसने ये कहा कि भाई जिस कंट्री में आपका एसेट लोकेटेड है, तो बेसिकली अपना जो एसेट था वो दुबई में लोकेटेड था। तो जिस कंट्री में आपका एसेट लोकेटेड है उस कंट्री में दुबई करेंसी और डॉलर की क्या रेट चल रही थी, वैल्यूएशन डेट पे। इस रेट से अपन क्या करेंगे, दुबई करेंसी को जो है डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, दुबई करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, देन फिर डॉलर को क्या करोगे, डॉलर को जो है रुपीस में कन्वर्ट करोगे, डॉलर को जो अपन क्या करेंगे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे एज पर द रेफरेंस रेट ऑफ आरबीआई ऑन द वैल्यूएशन डेट। वही चीज रखिए कि भाई सच वैल्यू इन यूएस डॉलर शैल बी कन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी एज पर द रेफरेंस रेट ऑफ आरबीआई ऑन द वैल्यूएशन डेट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट आप समझना कि भाई अगर आरबीआई ने क्या कर रखा है, आरबीआई ने रुपीस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली क्या कर रखा है, डायरेक्टली जो है बेसिकली एक्सचेंज दे रखी है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर आरबीआई ने जो है कोई ऐसी करेंसी है जिसके रिस्पेक्ट में एक्सचेंज नहीं दे रखी, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी फॉरेन करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करा जाएगा, उसको जो है डॉलर में कन्वर्ट करा जाएगा। और डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जिस कंट्री में आपका एसेट सिचुएटेड है उस कंट्री में 1 अप्रैल 2024 को बोलते वैल्यूएशन डेट पे, जिस कंट्री में आपका एसेट सिचुएटेड है उस कंट्री में वैल्यूएशन डेट पे, ठीक है ना। दुबई करेंसी और डॉलर की क्या रेट चल रही थी, उससे क्या करोगे, उससे जो है फॉरेन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करोगे। फिर डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद अपन जो है क्या करेंगे, उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एज पर द आरबीआई का रेफरेंस रेट ऑन द वैल्यूएशन डेट। तो वैल्यूएशन डेट पे जो आरबीआई ने क्या कर रखा है, डॉलर और रुपीस की रेट मेंशन कर रखी है, उसे अपन क्या करेंगे, डॉलर को जो है रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। डन है। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना, ये वाला जो है पॉइंट खत्म हो गया अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो बेसिकली आपका रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी वाला टॉपिक हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको दो छोटे टॉपिक पे ले चलता हूँ, पेनल्टीज वाले पे। सो ब्लैक मनी एक्ट में कुछ पेनल्टीज दे रखी है। पहला पॉइंट देखो क्या दे रखा है, वेयर टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड इन रिलेशन टू द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर ब्लैक मनी एक्ट में आपने 30% पे टैक्स पे करा है तो आपको जो है उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स को कंप्यूटेड। मतलब ये है कि भाई हम आपसे 30% तो टैक्स लेंगे ही, इसके अलावा आपसे क्या लिया जाएगा, जो भी आपका टैक्स अमाउंट बना है उसका 3 टाइम्स आपसे जो है पेनल्टी भी लेंगे, उसका 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, आपसे पेनल्टी भी लेंगे। डन है। अच्छा, आगे देखो क्या रखा है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ ईयर्स। क्या कहना चाह रहा है कि भाई आपको 30% टैक्स पे करना था, आपने जो है क्या करना, पे नहीं करा, तो आपको पेनल्टी लगेगी कितनी, आपकी जो है इक्वल अमाउंट की जो है पेनल्टी लग जाएगी। डन है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 30% टैक्स बन रहा था 1 लाख रुपए का, आपने 1 लाख रुपए पे नहीं करा, आपने जो है 1 लाख रुपए पे नहीं करा, मतलब क्या करा, डिफॉल्ट करा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो भी टैक्स अरियर है, जो भी आपका टैक्स अरियर था, मतलब 1 लाख रुपीज की पेनल्टी आपको क्या करनी पड़ेगी, इक्वल अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। देयरफॉर आपका टैक्स अरियर था 1 लाख, तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 1 लाख। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, फेलियर टू आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चंस पुट बाय द टैक्स अथॉरिटी। सरकार ने आपसे कुछ चीजें पूछी, आपने जो है क्या करा, जवाब नहीं दिया, तो आपसे पेनल्टी कितनी लगेगी, 50,000 से लेके 2 लाख तक की। अच्छा, इसी तरह से फेलियर टू साइन स्टेटमेंट इन प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग के दौरान आपने जो है साइन करने से मना कर दिया,
या फिर नॉन कंप्लाइंस ऑफ समन इशू टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो आपने समन का नॉन कंप्लाइंस करा तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो है आपकी पेनल्टी कितनी लगेगी, 50,000 से 2 लाख तक की। डन है, आगे बढ़े। फिर देखो क्या दे रखा है, फेलियर टू फर्निश आरओआई रिलेटिंग टू फॉरेन इनकम एंड एसेट बाय द आरओआर। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट हो, ठीक है ना, अगर आप एक रेस्टोरेंट एंड ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट हो, आरओआर हो, और आपने क्या करा है, आरओआई फर्निश नहीं करी है, ठीक है ना, आपने आरओआई ही फर्निश नहीं करी, फेलियर टू फर्निश आरओआई, आपने आरओआई ही फर्निश नहीं करी, तो उस केस में 10 लाख की पेनल्टी लगेगी, उस केस में जो है 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। तो फेलियर टू फर्निश आरओआई, ठीक है ना, रिलेटिंग टू फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट, या फिर आपने आरओआई फर्निश तो करी, आपने क्या करा, आरओआई फर्निश तो करी, लेकिन उसके अंदर फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट की इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी। तो फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इन द आरओआई, भाई आपने आरओआई पहले फर्निश ही नहीं करी थी, आपने आरओआई फर्निश ही नहीं करी थी, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश ही नहीं करी थी, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश तो करी, लेकिन उसके अंदर आपके जो ये फॉरेन में इनकम था और फॉरेन में जो एसेट था उसको डिस्क्लोज नहीं करा, या फिर आपने रिटर्न तो फर्निश करी, इन्फॉर्मेशन भी फर्निश करी, लेकिन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फर्निश करी, तो उस केस में आप पे जो है 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। डन है। तो फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इन आरओआई और फर्निशिंग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन एसेट बाय द आरओआर, उस केस में जो है क्या होगा, 10 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी, केस में बेसिकली 10 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी। अब देखो क्या दे रखा है, पेनल्टी नहीं लगेगी, नो पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट और एसेट्स। तो जो भी आपके फॉरेन में एसेट्स हैं, जो भी आपके फॉरेन में एसेट्स हैं, उनकी एग्रीगेट वैल्यू अप टू 20 लाख है, उनकी एग्रीगेट वैल्यू अप टू 20 लाख है, तो उस केस में जो है हम आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे, हम आपसे जो है पेनल्टी नहीं लेंगे। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपका जो फॉरेन में एसेट था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी था, तो उस केस में तो आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। डन है। अच्छा, क्या पेनल्टीज आपको याद करनी है, देखो जनरली अभी तक जो है ब्लैक मनी का जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत अच्छी तरह टेस्ट करा नहीं गया है, तो होगा क्या, सिंपल सी बात ये है कि भाई कैलकुलेशन करवाएगा आपसे, वो नॉर्मल जो है कैलकुलेशन कराएगा आपसे, जो है पेनल्टी में नहीं घुसेगा लेके, आपको जो है पेनल्टी में लेके नहीं घुसेगा, बट स्टिल देखो आपको जो ये वाली पेनल्टी और ये वाली पेनल्टी तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व एंड 10 लाख की पेनल्टी। और पेनल्टी कब नहीं लगेगी, पेनल्टी कब नहीं लगेगी, जब आपके एसेट की वैल्यू अप टू 20 लाख है, अप टू 20 लाख है, लेकिन अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक और चीज समझना, प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या करना है, 1 लाख से ज्यादा की पेनल्टी लगानी है, इनकम टैक्स ऑफिसर को 1 लाख से ज्यादा की पेनल्टी लगानी है अंडर ब्लैक मनी एक्ट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जॉइंट कमिश्नर या फिर जॉइंट डायरेक्टर दोनों में से किसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, पेनल्टी लगानी है 5 लाख से ज्यादा की, किसको लगानी है, टू बी लिवाइड बाय असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर। तो असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर को 5 लाख से ज्यादा की पेनल्टी लगानी है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको जो है जॉइंट कमिश्नर या फिर जॉइंट डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। डन। अब देखो हम आपको जेल भेजेंगे, हाँ आपको जो है जेल भेजेंगे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है, देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, विलफुल फेलियर टू फर्निश आरओआई इन रिलेशन टू फॉरेन इनकम और एसेट बाय द आरओआर। तो आपने क्या करा, जानबूझ के रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी, आपने जो है क्या करा, जानबूझ के रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी, ये बिफोर एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर को काट दो, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, जानबूझ के रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी, जानबूझ के रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी, तो उस केस में क्या होगा, 6 महीने से लेके 7 साल तक हम आपको क्या करेंगे, जेल भेज देंगे प्लस फाइन, प्लस फाइन। अच्छा, एक और चीज देखो क्या दे रखा है, हम आपको जेल नहीं भेजेंगे अगर आपने आरओआई फर्निश कर दी बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर आपने जानबूझ के रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन इनकम एंड एसेट, तो उस केस में क्या होगा, 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक, 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक क्या हो सकता है, आपको जो है जेल हो सकती है, प्लस फाइन भी लगाएंगे, लेकिन आपको जो है जेल नहीं भेजेंगे, आपको जो है जेल नहीं भेजेंगे अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर क्या कर दी, फर्निश कर दी। अब देखो आगे क्या दे रखा है, विलफुल फेलियर टू फर्निश इन आरओआई एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो आपने क्या करा, जानबूझ के जो है रिटर्न ऑफ इनकम में इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करी, तो जानबूझ के आपने क्या करा, रिटर्न ऑफ इनकम में इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, अगेन 6 महीने से लेके 7 ईयर्स तक की आपको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। तो पहला तो अपन ने क्या करा, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश ही नहीं करी, यहाँ पर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश तो करी लेकिन इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी, जानबूझ के इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक क्या हो सकता है, जेल हो सकता है। अच्छा, ये जो नो प्रोसिक्यूशन वाली लाइन है, ये जो नो प्रोसिक्यूशन वाली लाइन है वो किसके लिए है, वो जो बेसिकली फर्स्ट वाले केस के लिए है, क्योंकि अगर आप क्या करते हो बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट या रिटर्न ऑफ इनकम भर देते हो तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। भाई सेकंड वाले केस में तो मैं रिटर्न ऑफ इनकम भर ही रहा हूं ना, सेकंड वाले केस में तो मैं रिटर्न ऑफ इनकम भर ही रहा हूं, लॉजिकल। फिर देखो क्या रखा है, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स पेनल्टी या इंटरेस्ट। तो टैक्स पेनल्टी या इंटरेस्ट को इवेड करने का क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अच्छा, 3 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक की क्या हो सकती है, आपको 3 साल से लेके 10 साल की आपको जो है सजा हो सकती है, ठीक है, प्लस फाइन भी लगाएंगे हम। अच्छा, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट। तो इधर क्या कर रहे हो, टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट का पेमेंट इवेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, 3 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक, 3 महीने से लेके 3 साल तक क्या हो सकती है, आपको जेल हो सकती है प्लस फाइन। फिर देखो क्या रखा है,
मेकिंग और डिलीवरिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन, तो आपने क्या करा, झूठा बयान दिया, वेरिफिकेशन में झूठा बयान दिया। अच्छा, 6 महीने से लेके 7 साल की जेल प्लस फाइन। एबेटिंग और इंड्यूसिंग, एबेटिंग और इंड्यूसिंग का पर्सन टू मेक और डिलीवर अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना, उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक क्या होगा, जेल होगा प्लस फाइन। अच्छा, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब आपने क्या करा, एक बार ऑफेंस करा, आपने जो है क्या करा, एक बार ऑफेंस करा, एक बार आपको जो है सजा मिली, अब वापस आप क्या करो, वापस दोबारा वो ऑफेंस करो, तो उस केस में क्या होगा, 3 साल से लेके 10 साल की सजा, 3 साल से लेके 10 साल की सजा प्लस फाइन लगेगा, प्लस जो है फाइन लगेगा 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, फाइन लगेगा 5 लाख से 1 करोड़ तक का, ठीक है ना। तो अगेन 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 ये जो ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन है, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जनरली एग्जाम में ये डायरेक्टली टेस्ट नहीं करता है, बट डोंट वरी। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन था, अपने जो है अपने लिए ब्लैक मनी में जो है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन के प्रोविजंस थे, वैल्यूएशन के जो प्रोविजंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट थे कि भाई किस तरह से जो है टैक्स वैक्स कैलकुलेट करा जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, ठीक है, डन है। तो अब अपना क्या बचता है इस चैप्टर में, अपना जो है ये वाले टॉपिक बचते हैं, देखो क्या दे रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो पहला पॉइंट, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और सेट ऑफ एनी लॉस वुड बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है उस पर आपको इंडिया में 30% टैक्स पे करना है ना, उसमें से किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मतलब मोटा मोटा क्या है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर रखा था 2021 में दुबई में 1 करोड़ की फॉरेन इनकम कमाई थी जो अनडिस्क्लोज्ड है, तो इंडिया में क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ पे ही 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इस 1 करोड़ में से किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, इस 1 करोड़ में से किसी भी तरह का कोई लॉस सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। डन है। तो बेसिकली आपकी जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है उसमें से आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, किसी तरह का लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अब अपन बात करते हैं अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट की, अपन बात करेंगे अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट की। तो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट की किस वैल्यू पे आपको टैक्स पे करना है वो मैंने आपको इधर सिखा दिया था, वो जो है मैंने आपको इधर सिखा दिया था कि भाई जो आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है, जो आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है उस पे उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। अच्छा, उस वैल्यू में से आपको जो है कभी कभी डिडक्शन मिल जाता है, कैसे मिलता है समझना, ठीक है ना। बहुत लॉजिकल एग्जांपल्स हैं, आप समझते ही पढ़ जाओगे, नहीं पढ़ते ही समझ जाओगे, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, पढ़ते ही समझ जाओगे, समझ के ही पढ़ जाओगे। वाह 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 वाह, ठीक है। देखो आईसीआई का एग्जांपल समझना, मिस्टर ए परचेज द हाउस प्रॉपर्टी इन ईयर 2014 फॉर 60 लाख, समझना। तो मिस्टर ए ने क्या करा है, मिस्टर ए ने जो है 60 लाख की हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 लाख 35 लाख वर ऑलरेडी असेस्ड टू टैक्स इन अर्लियर ईयर्स। क्या कहना चाह रहा है भाई, हमने क्या करा है, हमने जो है बेसिकली 60 लाख, हमने जो है बेसिकली 60 लाख की क्या करी है, 60 लाख की जो है हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है। उसमें से ये कहना चाह रहे हैं कि जो 35 लाख का आपने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट करा था, भाई 60 लाख, भाई आपने क्या करा है 60 लाख की हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने 60 लाख का पेमेंट करा होगा। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो 35 लाख का आपका पेमेंट करा गया है वो व्हाइट मनी से करा गया है, वो जो है व्हाइट मनी से करा गया है। इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर आपने जो है टैक्स वैक्स पे कर दिया था। अच्छा, बाकी जो बैलेंस बच गया, बाकी बैलेंस कितना बच गया, बाकी बैलेंस बच गया 25 लाख। ये 25 लाख जो है ये बेसिकली क्या है, ब्लैक मनी है। ये 25 लाख क्या है, बेसिकली ब्लैक मनी है। देखो क्या बोल रहा है ये, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आई, आपकी जो है इस हाउस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आई, 120 लाख निकल के आई। आपकी इस हाउस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आई, 120 लाख निकल के आई। अब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि भाई देखो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 120 लाख है, लेकिन इंडिया में जो है मुझे टैक्स पे करना है, इंडिया में जो है मुझे टैक्स पे करना है, किस पे करूंगा, मैं जो है बेसिकली 25 डिवाइड बाय 60 के प्रपोर्शन में पे करूंगा, 25 डिवाइड बाय 60 के प्रपोर्शन में पे करूंगा। क्योंकि भाई ये जो मैंने क्या करा था 60 लाख का घर खरीदा था, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज के दिन में कितनी है, 120 लाख है। लेकिन इस 60 लाख में से 35 लाख का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो व्हाइट मनी से था, वो व्हाइट मनी से था, और 25 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो ब्लैक मनी से था। तो इंडिया में जो मैं टैक्स पे करूंगा, इंडिया में जो मैं टैक्स पे करूंगा वो ब्लैक मनी के प्रोपोर्शनेटली पे करूंगा कि भाई 120 लाख की फेयर वैल्यू में से मेरा जो वैल्यू है ब्लैक मनी के अकॉर्डिंग कितना निकल के आता है। तो ब्लैक मनी के प्रपोर्शन में कितना निकल के आएगा, 25 डिवाइड बाय 60, 25 डिवाइड बाय 60। तो देखो वही दे रखा है इन लोगों ने, तो भाई 120 इंटू 120 इंटू 25, 120 इंटू 25 डिवाइड बाय 60 करो कितना आ रहा है, 120 इंटू 25 डिवाइड बाय 60 करो कितना आएगा, देखो ये रहा 120 इंटू 25 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपको ये निकल के आएगा, लास्ट में दे रखा है 50 लाख। तो देखो ये रहा वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स कितना होगा, 50 लाख होगा। बहुत लॉजिकल है ना, ठीक है। ये तो बच्चा समझ जाएगा, बच्चा समझ जाएगा और बच्चा समझा देगा कि भाई क्या हुआ।
60 लाख का आपने घर खरीदा था, 60 लाख का जो है आपने घर खरीदा था फॉरेन कंट्री में। इस 60 लाख में से 35 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट करा था व्हाइट मनी से करा था, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने ब्लैक मनी से करा था। पूरे घर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 120 लाख है। पूरे घर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 120 लाख है। तो आप क्या बोलोगे? आप तो ये बोलोगे कि भाई ये जो 120 लाख है, ये जो 120 लाख है पूरे घर की फेयर मार्केट वैल्यू है, पूरे घर की फेयर मार्केट वैल्यू है। मैं ये देखूंगा कि भाई जो ब्लैक मनी से मैंने खरीदा था, जो मैंने ब्लैक मनी से खरीदा था उसके प्रपोर्शनेट में कितनी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है। तो 25 डिवाइड बाय 60, तो 60 में से मैंने जो है 25 लाख का ब्लैक मनी से इन्वेस्टमेंट करा था, तो 25 डिवाइड बाय 60 इंटू 120 करो, तो आपको जो है चार्ज, आपको जो है टैक्स कितने पे करना है? 50 लाख का आपको जो है 30% टैक्स पे करना है। अब प्रोविजन समझ लो, अब प्रोविजन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉलोइंग अमाउंट शैल बी रिड्यूस्ड। तो अगर आपका कोई फॉरेन एसेट है, कोई आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है एंड वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है उसमें से हम क्या आपको जो है डिडक्शन दे देंगे। कितने अमाउंट का डिडक्शन दे देंगे? कितने अमाउंट का डिडक्शन दे दिया जाएगा? जितना आपका बेसिकली व्हाइट मनी से रिलेट करता है। तो देखो क्या दे रखा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इनटू व्हाइट मनी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इनटू व्हाइट मनी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट में से व्हाइट मनी का इन्वेस्टमेंट कितना था उतने का आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो अपने केस में क्या हुआ कि भाई 120 इंटू 35 डिवाइड बाई 60, 60 में से 35 का जो इन्वेस्टमेंट था व्हाइट मनी से था, तो 120 इंटू 35 डिवाइड बाई 60 कितना हो गया? 70 लाख हो गया। तो 120 में से मैं क्या करूंगा? 70 लाख का डिडक्शन दे दूंगा। इंडिया में आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? इंडिया में जो है आपको 50 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैंने आपको डायरेक्टली भी बता दिया कि भाई आंसर 50 लाख कैसे आएगा। अच्छा, अगर आपका जो कोई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है, अगर आपका जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट है, देखो क्या दे रखा है। तो एग्जांपल से समझते हैं। देखो जो अपन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्जांपल देखा था उसी तरह का एग्जांपल है। मिस्टर ए ने क्या करा है? परचेज करा है फॉरेन कंपनी के शेयर्स। तो मिस्टर ए ने परचेज करे हैं फॉरेन कंपनी के शेयर्स फॉर 40 लाख। देखो मैंने क्या करा है? 40 लाख के शेयर्स परचेज करे हैं, 40 लाख के मैंने शेयर्स परचेज करे हैं। आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 लाख, 40 लाख में से 8 लाख वर ऑलरेडी असेस्ड टू टैक्स इन अर्लियर ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि भाई 8 लाख का जो मैंने क्या करा था? पेमेंट करा था। 8 लाख का जो मैंने पेमेंट करा था वो व्हाइट मनी से पेमेंट करा था। अच्छा, बाकी बैलेंस कितना हो गया? बाकी बैलेंस हो गया 32 लाख। बाकी बैलेंस कितना हो गया? 32 लाख हो गया। तो ये जो 32 लाख है, ये जो 32 लाख है ये क्या है? बेसिकली ब्लैक मनी है। ये जो 32 लाख क्या है? 32 लाख बेसिकली मेरी ब्लैक मनी है। तो फाइनली जो है अपना 2025 न्यू ईयर चालू होता है, राइट। अगर आप देखोगे तो रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, 12:04 हो रही है, 1 जनवरी। तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान सबका भला करे, भगवान जो है सबका भला करे। मेहनत करते रहो यार। आ जाओ अब अपन अपनी मेहनत करते हैं कि भाई अपन ने 40 लाख का क्या करा था? 40 लाख के शेयर्स खरीदे थे, जिसमें से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट व्हाइट मनी में से था, 32 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या था? 32 लाख का इन्वेस्टमेंट ब्लैक मनी से था। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है 65 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है? 65 लाख है। अब आप मुझे क्या कहोगे? अब आप मुझे ये कहोगे कि भाई देखो ये 65 लाख जो है क्या है? पूरे शेयर्स का क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा? 65 लाख का प्रपोर्शन करूंगा, 65 लाख का जो है प्रपोर्शन करूंगा। अच्छा, 65 लाख में से क्या करूंगा? 65 इंटू 8 डिवाइड बाई 40, 65 इंटू 8 डिवाइड बाई 40 क्या होना चाहिए? मेरा जो है व्हाइट मनी होना चाहिए। मेरा ब्लैक मनी कितना होना चाहिए? मेरा ब्लैक मनी होना चाहिए 65 इंटू 32 डिवाइड बाई 40। 65 इंटू 32 डिवाइड बाई 40 करो, कितना आ रहा है? देखो ये रहा 65 इंटू 32 डिवाइड बाय अगर मैं 40 करता हूँ तो ये निकल के आएगा कितना? 52। तो आप ये कहोगे कि भाई देखो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा क्या था? कम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट था, और इंडिया में जो है मुझे जितने अमाउंट पे टैक्स पे करना है वो कितना होगा? 52 लाख होगा। लेकिन सरकार बोलती है हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, हम आपको जो है ऐसा करने नहीं देंगे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरा एसेट है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में से जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है, जो भी आपकी क्या आ रही है? फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है, उसमें से हम क्या करेंगे? डायरेक्टली आपको जो है 8 लाख का डिडक्शन देंगे। डायरेक्टली जो है क्या करेंगे? 8 लाख का डिडक्शन देंगे। तो 65 माइनस 8 लाख कितना होगा? 57 लाख होगा। तो 57 लाख पे आपको क्या करना है? 57 लाख पे जो है आपको इंडिया में टैक्स पे करना है। लॉजिकली होना क्या चाहिए था? लॉजिकली होना ये चाहिए था कि भाई इस 65 का भी प्रपोर्शन होना चाहिए था, इस 65 का भी जो है क्या होना चाहिए था? प्रपोर्शन होना चाहिए था ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के बेसिस पे। लेकिन सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। ये जो प्रपोर्शन की बात हम करते हैं, ये जो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के प्रपोर्शन हम क्या करते हैं? बाइफिकेट करते हैं। वो जो है कब करा जाएगा? जब बेसिकली आपका फॉरेन एसेट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरा एसेट है तो उस केस में से फेयर मार्केट वैल्यू में से कितना डिडक्शन मिलेगा? भाई जितना आपका व्हाइट इन्वेस्टमेंट है, भाई जितना आपने क्या करा है? व्हाइट मनी से इन्वेस्टमेंट करा है, उतने का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। प्रपोर्शन में आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगर मेरे को प्रपोर्शन में डिडक्शन मिलता तो कितना होता? 65 इंटू 8 डिवाइड बाई 40। 65 इंटू 8 डिवाइड बाई 40 करो, कितना आ रहा है? भाई 65 इंटू 8 डिवाइड बाई अगर 40 करता हूँ तो ये मेरा कितना निकल के आएगा? 13 निकल के आएगा।
तो बेसिकली अगर मैं प्रपोर्शन के बेसिस पे जाता, अगर मैं प्रपोर्शन के बेसिस पे जाता तो मुझे 65 में से 13 लाख का क्या मिलना चाहिए था, 13 लाख का जो है मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने कहा कि भैया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरा एसेट है तो हम फेयर मार्केट वैल्यू में से कितना आपको डिडक्शन मिलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू में से जितना आपने व्हाइट मनी में क्या करा था, इन्वेस्टमेंट करा था, उतने का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो 65 लाख में से डायरेक्टली आपको 8 लाख का डिडक्शन मिलेगा। इस 8 लाख का प्रपोर्शन नहीं निकालोगे, इस 8 लाख का जो है प्रपोर्शन नहीं निकालोगे। लॉजिकली देखा जाए तो होना तो प्रपोर्शन चाहिए था, लॉजिकली देखा जाए तो होना तो प्रपोर्शन चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहा हम आपको जो है प्रपोर्शन बेसिस पे डिडक्शन नहीं देंगे। आप पढ़ लो। इफ एनी एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फ्रॉम व्हाइट मनी, ठीक है ना, इज एक्वायर्ड फ्रॉम व्हाइट मनी, देन सच व्हाइट मनी इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो व्हाइट मनी के इन्वेस्टमेंट को क्या करा जाएगा, रिड्यूस करा जाएगा। तो अगर आपने कोई एसेट क्या करा है, अगर आपने कोई एसेट खरीदा है और व्हाइट मनी से खरीदा है तो हम क्या करेंगे, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरा एसेट है तो जितना आपने क्या करा था, जितना आपने व्हाइट मनी से इन्वेस्टमेंट करा था उतना अमाउंट जो है फेयर मार्केट वैल्यू में से लेस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में से आपको कितना डिडक्शन मिलेगा भाई, जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है इनटू व्हाइट मनी से आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा था डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है वहां पर आपको क्या होता है, प्रपोर्शन के बेसिस पर डिडक्शन मिलता है। और आपका जो ये अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, यहाँ पर आपको जो है प्रपोर्शन के बेसिस पे डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको बताया लॉजिकली होना क्या चाहिए था, लॉजिकली तो प्रपोर्शन के बेसिस पे डिडक्शन मिलना चाहिए था कि भाई इस 40 लाख की वैल्यू, इस 40 लाख की वैल्यू कितनी है, 65 लाख है। तो इस 8 लाख की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 लाख की वैल्यू आज की डेट पे 13 लाख होनी चाहिए। तो आज की डेट पे आपको 13 लाख का डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको जो है डिडक्शन किस तरह से मिलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो आपका डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा अदर कोई एसेट है तो उस केस में जो है अलग ट्रीटमेंट करा जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये वाली चीज जो है मैं अगेन आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये वाली चीज जो है अगेन आप एग्जांपल समझना, मैं पढ़ता जाऊंगा आप जो है इंटरप्रेट करते जाना। आपने 1995 में घर खरीदा फॉर 15 लाख, 15 लाख का आपने क्या करा, 1995 में क्या करा, घर खरीदा। अच्छा, मेरा करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, मेरा करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25। मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई मेरा करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25। आपने क्या करा, आपने 1995 में घर खरीदा 15 लाख का, आपने क्या करा 2000 में, आपने जो है 2000 में इसको बेच दिया कितने पे, 2000 में आपको जो है आपने क्या करा 22 लाख पे बेच दिया। तो मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आपका कोई फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड एसेट है जो आपने क्या करा है, जो आपने वैल्यूएशन डेट के पहले बेच दिया है, तो इंडिया में टैक्स पेमेंट करने के लिए आप जो है वैल्यू क्या लोगे कि भाई आपने खरीदा कितने पे था और आपने बेचा कितने पे, विच इज हायर। आपने खरीदा कितने पे था, आपने खरीदा था 15 लाख का, बेचा कितने पे, आपने बेचा है 22 लाख पे। तो ये जो हाउस ए है, ये जो हाउस ए है, इस पे आपको इंडिया में 24-25 में कितने अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, 22 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉजिकल, तो देखो ये रहा फेयर मार्केट वैल्यू हाउस से कितनी हो जाएगी, 22 लाख हो जाएगी। कैसे 22 लाख हुई, हायर ऑफ 15 लाख एंड 22 लाख, डन है। अब आगे देखो क्या रखा है, ये जो 22 लाख पे आपने क्या करा, घर खरीदा, ये जो है सॉरी घर बेचा, ये जो 22 लाख पे आपने क्या करा, घर बेचा, इसको क्या करा, इसको जो है आपने एक बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। दिस अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये जो 22 लाख का जो आपने क्या करा था, 22 लाख का जो आपका पेमेंट था उसको जो है आपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो घर बेचा, 22 लाख आपको मिले, आपने क्या करा 22 लाख बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है, मुझे ये बता रखा है कि जो बैंक अकाउंट है ना, ये जो बैंक अकाउंट है इसके आज की डेट पे टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, आज की डेट पे टोटल डिपॉजिट 60 लाख, आज की डेट पे टोटल डिपॉजिट कितने हैं, 60 लाख है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब मैं क्या करूंगा, बैंक का वैल्यूएशन करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, बैंक का वैल्यूएशन करूंगा, तो बैंक की वैल्यूएशन में क्या लूंगा, 60 लाख लूंगा। तो देखो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू बैंक क्या आएगा, मेरा फेयर मार्केट वैल्यू बैंक अकाउंट आएगा 60 लाख, डन है। अच्छा मुझे एक और चीज बताना, ये जो 22 लाख था, ये जो 22 लाख था ये तो ऑलरेडी इस 60 लाख में इंक्लूडेड है ना भाई। क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो 22 लाख का आपने क्या करा था, घर बेचा था, ये जो आपने क्या करा था 22 लाख का घर बेचा था, वो आपने क्या करा था ऑलरेडी जो है बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था, क्या करा था बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। देयरफॉर ये जो 60 लाख है, ये जो 60 लाख है बैंक की वैल्यू है, इसके अंदर ऑलरेडी 22 लाख इंक्लूडेड है। तो ये जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस ए है वो मेरी कितनी आई थी, 22 लाख आई थी, 22 लाख आई थी। लेकिन इसमें से मैंने क्या करा, 22 लाख को लेस कर दिया। क्यों लेस कर दिया, क्योंकि ये 22 लाख जो है ऑलरेडी 60 लाख में क्या हो चुका है, 22 लाख जो है ऑलरेडी 60 लाख में जो है बेसिकली कवर हो चुका है। तो दो दो बार टैक्स थोड़ी लेंगे, दो बार आपसे टैक्स थोड़ी लेंगे। तो जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी किसकी, हाउस ए की, जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी किसकी, हाउस ए की, उसको क्या कर, वो कितनी थी 22 लाख थी, वो कितनी थी 22 लाख थी। अच्छा ये 22 लाख की आपने क्या करा, बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो सीधी सी बात ये है कि जब मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट का क्या करूंगा, बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन निकालूंगा, तो ये 60 लाख है, ये 60 लाख के अंदर 22 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 60 लाख के अंदर क्या है 22 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमने क्या करा, ये जो हाउस की फेयर मार्केट वैल्यू थी उसमें से 22 लाख को लेस कर दिया। तो हाउस ए की जो मार्केट वैल्यू वो कितनी आ गई, नील आ गई। तो हाउस की जो वैल्यू है कितनी आ गई, नील आ गई। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इंडिया में 60 लाख पे टैक्स पे करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इंडिया में जो है 60 लाख पे क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया ना कि भाई एक ही बार टैक्स लगेगा, दो बार थोड़ी टैक्स लगेगा।
आप जब इंडिया में क्या करोगे, बैंक का वैल्यूएशन करोगे, तो 60 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 60 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 60 लाख पे जो है 22 लाख भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 22 लाख आपने बैंक अकाउंट में ही जमा कराया था। तो मैंने क्या करा, हाउस ए की वैल्यू को नील कर दिया, हाउस ए की वैल्यू को क्या करा, 22 लाख से कम कर दिया, 22 लाख से कम करके क्या कर दिया, नील कर दिया। इतनी कहानी समझ में आ रही है। अब देखो आगे क्या हुआ। आपने जो है ये 22 लाख बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था, आपने जो 22 लाख के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। आगे तो क्या हो रहा है, इन द ईयर 2001, अगले साल, अनदर हाउस प्रॉपर्टी was purchased for 35 lakh. This investment in the house property was made through the withdrawal from the bank account. ये क्या कहना चाह रहा है भाई, आपका जो बैंक अकाउंट था, आपका जो बैंक अकाउंट था उसमें से आपने 35 लाख रुपीज निकाले, आपने क्या करे 35 लाख रुपीज निकाले, एंड 35 लाख रुपीज निकाल के क्या करा, 35 लाख रुपीज निकाल के एक नया घर खरीदा, 35 लाख रुपीज निकाल के क्या करा, एक नया घर खरीदा। अच्छा, तो आपने जो नया घर खरीदा है, आपने जो हाउस भी खरीदा है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 35 लाख, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 35 लाख है। अच्छा, हाउस बी का वैल्यूएशन देखो क्या दे रखा है, हाउस बी ऑन द वैल्यूएशन डेट इज कितना है 48 लाख है। तो जो अपना हाउस बी है उसका ओपन मार्केट वैल्यू कितना बता रहा है, 48 लाख बता रहा है। तो देखो ये रहा, ये जो मेरा हाउस बी है इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 35 लाख और ओपन मार्केट वैल्यू कितना है 48 लाख है। ओपन मार्केट वैल्यू कितना है 48 लाख है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, आपका बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन कितना आ रहा था, आपका बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन आ रहा था 60, आपका बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन कितना आ रहा था 60। इसका मतलब क्या है कि भाई आज तक जो भी आपने पैसा डिपॉजिट कराया है वो कितना कराया था 60 लाख कराया था। इस 60 लाख में से आपने कुछ पैसा निकाला, कितना 35 लाख, इस 65 लाख में 60 लाख में से क्या करा 35 लाख निकाल के करा घर खरीद दिया। तो मैं क्या करूंगा 35 लाख को लेस कर दूंगा। अच्छा, क्यों लेस कर रहा हूं मैं 35 लाख को, क्योंकि देखो ये जो आपने नया घर खरीदा है, ये जो आपने नया घर खरीदा है उसके अपन वैल्यूएशन अलग से कर रहे हैं ना, उसके अपन वैल्यूएशन अलग से कर रहे हैं। मतलब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस भी है, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू अपन हाउस भी निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो हाउस बी की वैल्यूएशन है वो अपन अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो 35 लाख है, ये जो 35 लाख का आपने क्या करा था, 35 लाख का जो आपने विड्रॉ करा था उससे आपने क्या करा, उससे आपने घर खरीद दिया था। अच्छा, घर खरीदने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसका सेपरेट वैल्यूएशन कर रहा हूँ, उसका सेपरेट वैल्यूएशन कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा, जो मेरा बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट में से मैंने 35 लाख लेस कर दिया। क्यों लेस कर दिया, क्योंकि दो बार टैक्स थोड़ी लगेगा भाई। ये जो 60 लाख है इसमें क्या है, इसमें 35 लाख इंक्लूडेड है, इसमें 35 लाख क्या है इंक्लूडेड है, क्योंकि ये क्या है सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स है, ये क्या है सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स है। इसमें से आपने क्या करा 35 लाख निकाला, तो मैंने क्या करा 35 लाख लेस कर दिया। और मैं लेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो 35 लाख है वो नीचे सेपरेटली कंसिडर हो रहा है। तो जो मेरा हाउस भी था, जो मेरा हाउस भी था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बता रखी है 48 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 35 लाख, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 35 लाख। तो इसकी जो वैल्यू होगी इंडिया में टैक्स पेमेंट पर्पस के लिए वो कितनी होगी, टैक्स पेमेंट पर्पस से वो जो है इसकी वैल्यू होगी 48 लाख। तो लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई। तो हाउस ए की जो है मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी नील, मतलब हाउस ए की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी नील। अच्छा, बैंक अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी 60 लाख होगी, बैंक अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी 60 लाख होगी। लेकिन क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट में से 35 लाख रुपीज निकाल के एक नया घर खरीद लिया, एंड क्योंकि नया घर का मैं सेपरेटली क्या कर रहा हूँ वैल्यूएशन कर रहा हूँ, नया घर का क्या कर रहा हूँ सेपरेटली वैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो ऊपर से मैं क्या करूंगा लेस कर दूंगा, ऊपर से क्या करूंगा लेस कर दूंगा, क्योंकि दो बार टैक्स थोड़ी लगेगा, दो बार टैक्स थोड़ी लगेगा। तो जो बैंक अकाउंट की वैल्यू है 25 लाख पे क्या होगा 25 लाख पे जो है टैक्स लगेगा किस पे, बैंक अकाउंट की वैल्यू पे। और हाउस भी जो है, हाउस बी की मैंने सेपरेट वैल्यू निकाली ली, हाउस बी की जो है मैंने क्या करा सेपरेट वैल्यू निकाली ली। तो हाउस बी का जो मुझे टैक्स पे करना है वो 48 लाख पे 30% पे करना है, बैंक अकाउंट पे 25 लाख पे 30% पे करना है। और ये जो हाउस ए है उसकी वैल्यू तो वैसे भी है जीरो, उसकी वैल्यू क्या है वैसे भी जीरो है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। ये आईसीआई का एग्जांपल है, ये आईसीआई का ही क्या है एग्जांपल है। अब पढ़ो देखो क्या दे रखा है, देखो पढ़ो क्या दे रखा है, वेयर द न्यू एसेट इज एक्वायर्ड, जो आपने हाउस भी खरीदा है, जो आपने हाउस भी खरीदा है वो कैसे खरीदा है, आउट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। तो जो आपने क्या करा था हाउस भी को खरीदा था बैंक से पैसा विड्रॉ करके, भाई यही हुआ था ना, भाई 35 लाख का मैंने जो है घर खरीदा था बैंक से पैसा विड्रॉ करके। तो उस केस में मेरा प्रोविजन क्या कहता है कि भाई अगर आपने क्या करा है एक नए एसेट को खरीदा है, एक नए एसेट को खरीदा है बैंक से पैसा विड्रॉ करके, ठीक है ना, तो बैंक की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, बैंक की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से अपन क्या करेंगे जितने का आपने नया एसेट खरीदा है उसको लेस कर देंगे। वही बात ऊपर क्या रखी है, वेयर न्यू एसेट इज एक्वायर्ड, आपने जो हाउस भी खरीदा है कैसे खरीदा है आउट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो ये जो बैंक की फेयर मार्केट वैल्यू है, बैंक की जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट। तो बैंक की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कितने से रिड्यूस कर दोगे, जितने का आपने नया घर खरीदा है, जितने का आपने क्या करा है नया घर खरीदा है। इसी तरह से अगर आपने क्या करा है नया घर खरीदा है, इसी तरह से आपने जो नया घर खरीदा है वो कैसे खरीदा है आउट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट। तो एक पुराने एसेट को बेच के आपने दूसरा एसेट खरीदा है, एक पुराने एसेट को बेच के आपने क्या करा है दूसरा एसेट खरीदा है। तो पुराने एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, पुराने एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से अपन क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे, पुराने एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से अपन क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे जितने का आपने क्या करा है नया एसेट खरीदा है। एग्जांपल समझाऊं, आ जाओ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल मुझे क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो है एक हाउस ए बेचा था, आपने जो है हाउस ए बेचा था कितने का, आपने जो है हाउस ए बेचा था कितने का, लेट अस से सपोज इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10 लाख,
इसकी सेल कंसिडरेशन कितनी थी, इसकी सेल कंसिडरेशन थी 20 लाख, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाउस ए की बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो हाउस ए है आपका, ये जो हाउस ए है, इस पे आपको इंडिया में कितने अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन विच इज हायर, मतलब इंडिया में जो है आपको 20 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडिया में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 20 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब समझना, मैंने क्या करा, ये जो मुझे 20 लाख मिले थे, मुझे ये 20 लाख मिले थे, इससे मैंने क्या करा, इनमें से जो है 15 लाख का विड्रॉ करके, 15 लाख पैसा विड्रॉ करके एक नया घर खरीदा, एक नया घर खरीदा, हाउस भी। तो देखो मैंने क्या करा, हाउस भी खरीदा, हाउस भी जो है 15 लाख का खरीदा, हाउस भी क्या करा 15 लाख का खरीदा। लेकिन कैसे खरीदा, कि जो मुझे 20 लाख मिले थे ना, इसमें से मैंने क्या करा 15 लाख को विड्रॉ करा, 15 लाख को क्या करा विड्रॉ करा। मतलब ये जो 20 लाख थे, ये जो 20 लाख थे, 20 लाख थे जो मेरे पास कहाँ से आए थे, हाउस ए को बेचने से आए थे, उसमें से मैंने क्या करा, उसमें से जो है बेसिकली मैंने 15 लाख का एक नया घर खरीदा। तो सरकार क्या कहती है, अपना लॉ क्या कहता है कि जो आपने 15 लाख का क्या करा है, ये जो 15 लाख का बेसिकली आपने नया घर खरीदा है, इसको मैं क्या करूंगा, हाउस ए की फेयर मार्केट वैल्यू से लेस कर दूंगा। अच्छा क्यों लेस करूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, इस 15 लाख का वैल्यूएशन अलग से होगा। तो मैंने देखा कि भाई ये जो हाउस भी है, इसका कॉस्ट एक्विजिशन कितना है, 15 लाख है। इसका मैं देखूंगा कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू कितना है, लेटर से सपोज 20 लाख है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है 20 लाख पे क्या करूंगा, हाउस भी पे टैक्स पे करूंगा। तो अगेन वही चीज कही है कि भाई अगर आपने नया एसेट खरीदा है आउट ऑफ द सेल कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड एसेट, तो आपका जो ओल्ड एसेट का क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू है, उसमें से मैं क्या करूंगा, जितने का आपने नया एसेट खरीदा है उसको लेस कर दूंगा। जितने का आपने क्या करा है, नया एसेट खरीदा है, उतने को क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। मतलब उतने अमाउंट पे आपको जो है कम टैक्स पे करना है। 15 लाख पे जो है आपको क्या करना है, कम टैक्स पे करना है, क्योंकि उसका अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो लॉजिकली आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, समझना। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जो भी आपका ये अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट होता है, जो भी आपका ये अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट होता है, इसका वैल्यूएशन डेट क्या होता है, इसका वैल्यूएशन डेट होता है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या होता है, वैल्यूएशन डेट होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका ये अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट होता है, इसका वैल्यूएशन डेट क्या होता है, इसका वैल्यूएशन डेट होता है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, इसको पढ़ के भूल जाना, इसको जो है पढ़ के भूल जाना। आपके कोर्स में इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, मतलब अपने कोर्स में जो है सेक्शन 59 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, सेक्शन 59 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट क्या होता है बता नहीं रखा, तो इसको पढ़ के भूल जाओ कि भाई अगर कोई आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है, उसको आपने क्या कर दिया था, सेक्शन 59 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट में डिक्लेयर कर दिया था, तो उस केस में वैल्यूएशन डेट क्या होगा, उस केस में वैल्यूएशन डेट होगा 1 जुलाई ऑफ 2015। उस केस में वैल्यूएशन डेट क्या होगा, 1 जुलाई ऑफ 2015। पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो और भूल जाओ, क्योंकि ये जो सेक्शन 59 क्या होता है ये अपने कोर्स में नहीं है। तो ब्लैक मनी एक्ट का जो सेक्शन 59 क्या होता है अपने कोर्स में नहीं है, पढ़ के भूल जाओ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो अपना अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट होता है, उसका वैल्यूएशन डेट क्या लेंगे अपन, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जिस साल एओ ने क्या करा, जिस साल जो है एओ ने आपकी चोरी को पकड़ा। अच्छा एक और चीज समझना, बैंक अकाउंट की मैंने आपको बात बताई थी, मैंने जो है आपको एक बैंक अकाउंट की बात बताई थी कि भाई आपको क्या करना होता है, आपको जो है जिस दिन आपने बैंक अकाउंट ओपन करा उस दिन से लेके आज तक जितना भी पैसा आपने क्या करा है बैंक अकाउंट में जमा कराया है, आज तक जितना भी पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराया है वो क्या माना जाता है, वो जो है बेसिकली बैंक अकाउंट का वैल्यू माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया। अब देखो इधर क्या दे रखा है, अगर डिक्लेरेशन ऑफ सच अकाउंट हैज बीन मेड अंडर चैप्टर 6। अच्छा ये चैप्टर 6 क्या होता है ब्लैक मनी एक्ट का, ये भी अपने कोर्स में नहीं है, तो इसको भी पढ़ के भूल जाओ, इसको भी जो है पढ़ के भूल जाओ कि भाई अगर बैंक अकाउंट का क्या करा था आपने, डिक्लेरेशन कर दिया था अंडर चैप्टर 6 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, एंड वैल्यू ऑफ अकाउंट हैज बीन चार्ज टू टैक्स एंड पेनल्टी अंडर दैट चैप्टर। तो आपने जो डिक्लेरेशन करा था चैप्टर 6 में, तो चैप्टर 6 में क्या हुआ था, चैप्टर 6 में जो है आपने बेसिकली टैक्स एंड पेनल्टी पे कर दिया था। चैप्टर 6 में क्या रहा था, टैक्स एंड पेनल्टी पे कर दिया था। तो ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उस केस में सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स मेड इन द अकाउंट विद बैंक सिंस द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, अपन क्या करेंगे, सिंस द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन जो है अपन कंसिडर करेंगे। क्या कहना चाह रहा है भाई, ये कहना चाह रहा है भाई आपने बैंक अकाउंट ओपन करा था 2012 में, अपना प्रीवियस ईयर चला है 24-25, तो अपना जनरल प्रोविजन क्या कहता है, जनरल प्रोविजन ये कहता है कि भाई 2012 से लेके आज तक जितना भी आपने डिपॉजिट कराया है उतने अमाउंट पे आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला प्रोविजन मुझे क्या कहता है कि लेटर से सपोज आपने करा 2015 में चैप्टर 6 में क्या करा था, इस बैंक अकाउंट का डिक्लेरेशन दे दिया था, मतलब बेसिकली इधर से लेके इधर तक की ट्रांजेक्शन पे आपने क्या करा था, टैक्स एंड इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अब अगर मैं बात करूंगा इंडिया में टैक्स पेमेंट करने की तो कब से होगी भाई, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से लेके आज तक, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से लेके आज तक जो है जितना भी डिपॉजिट हुआ है उस पर आपको टैक्स पे करना है ना, क्योंकि इधर तक तो आप टैक्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वही चीज कह रहा है कि भाई अगर डिक्लेरेशन दे दिया गया है अकाउंट का अंडर चैप्टर 6 एंड वैल्यू ऑफ अकाउंट हैज बीन चार्ज टू टैक्स एंड पेनल्टी अंडर द चैप्टर, मतलब आपने टैक्स पे कर दिया है, तो आपको डिपॉजिट कौन सी डेट से कंसिडर करने हैं, सिंस द डेट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद से जो भी आपका डिपॉजिट हुआ है इस अकाउंट में, ठीक है ना, उसको क्या करा जाएगा, उसको जो है कंसिडर करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया। तो फाइनली जो है अपना पूरा ब्लैक मनी वाला चैप्टर खत्म होता है। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत आसान चैप्टर है। अब इसके क्वेश्चंस देख लो आप। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके जो क्वेश्चंस देखते हैं।